तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर्स को। टेक्निकल एंड बिजनेस राइटिंग जो है वो आज की वीडियो के अंदर हम लोग पूरी डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसी वीडियो के अंदर आपकी आउटलाइन भी कंप्लीट हो जाती है, आपके पास पेपर्स के आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं, कुछ गेस्ट क्वेश्चन जो खुद से इंक्लूड किए हैं जिनके आने के चांसेस भी हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर टॉपिक को हम लोग उनके पास पेपर, गेस्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रेलिवेंट ही करेंगे। हमारे सब्जेक्ट है टेक्निकल एंड बिजनेस राइटिंग। अब मैं आपको बताऊं टेक्निकल राइटिंग क्या होती है, फिर हम बिजनेस राइटिंग और इन दोनों को देखेंगे। टेक्निकल राइटिंग एक तरह की ऐसी राइटिंग टेक्निक होती है जिसमें आप जो भी कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है, जब आप उसको क्लियर और कंसाइज तरीके से कन्वे करते हैं तो वो आपकी टेक्निकल राइटिंग होती है। अब टेक्निकल राइटर्स जो होते हैं वो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, मैनुअल, गाइड्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, इनको लिखते हैं, जो कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कोई भी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है वो आप टेक्निकल राइटिंग का यूज करते हुए लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पर बिजनेस राइटिंग की बात करूँ तो बिजनेस राइटिंग का मतलब होता है एक तरह की ऐसी राइटिंग टेक्निक जिसमें बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को क्लियरली और प्रोफेशनल तरह से कन्वे किया जाता है। अब बिजनेस राइटिंग जो होती है ये बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस के रिपोर्ट्स, उनके प्रपोजल्स, उनकी ईमेल्स और जो मेमोज होते हैं उनको लिखने के लिए बिजनेस के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल टेक्निकल और जो बिजनेस राइटिंग होती है ऐसी स्किल्स और नॉलेज की जरूरत होती है जो आपकी किसी भी बिजनेस फील्ड के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर जो होता है वो आपके कैरियर को बचाने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन होता है, तो आप वहां पर टेक्निकल एंड बिजनेस राइटिंग का यूज करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो उसका बेल आइकन को प्रेस करने पर आपको नोटिफिकेशन फ्री में मिलता रहे। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है विच इज व्हाट आर द टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। किसी भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के 3 टाइप जो है उनका नाम लिखें या उनको एक्सप्लेन करें। उसके बाद आपने डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट जैसा कि प्रपोजल क्या होता है, हैंडबुक्स क्या होते हैं, ब्रोशर्स क्या होते हैं, फिजिबल रिपोर्ट क्या होती है, टेक्निकल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स क्या होते हैं, आपने इनके बारे में लिखना है। और ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और बाकी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो होता क्या है। तो टेक्निकल डॉक्यूमेंट बेसिकली वो लिखे गए मटेरियल होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट, प्रोसेस या सिस्टम के टेक्निकली एक्सपेक्ट होते हैं उनको एक्सप्लेन करती है। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग किसी भी मटेरियल को, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोसेस है, कोई भी सिस्टम है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो टेक्निकल एस्पेक्ट में लिखते हैं वो आपका टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है। इसका अगर मेन पर्पस देखिए तो इसका मेन पर्पस ही यही होता है कि जितने भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होते हैं उनको ऐसे तरीके से अंडरस्टैंड करवाना जो आसानी से दूसरे को समझ आ सके। अब ये डॉक्यूमेंट अक्सर जो होते हैं हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, ये लोग जो होते हैं ज्यादातर इनको यूज करते हैं, इनको लिखते हैं जो किसी भी सिस्टम या प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, उन्हें यूज करने के लिए या उन पे काम कैसे करना है उसको जो है वो बताने के लिए हम लोग जो है इसका यूज करते हैं टेक्निकल डॉक्यूमेंट का। उसके बाद टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो किसी भी स्ट्रक्चर्ड में होते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को यानी इनको प्रेजेंट करने का अगर तरीका बकार बताया जाए तो ये एक प्रॉपर तरह की स्ट्रक्चर्ड में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्लियर वे में प्रेजेंट किया जाता है। किसी भी जो डाटा होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन का डाटा होता है, उनको चार्ट्स, ग्राफ या एनालाइज वगैरह सारा कुछ इंक्लूड करके जब हम लोग एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो आपका टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है। और मोस्टली जो होता है आपका ये डॉक्यूमेंट कोई भी किसी भी टोन में लिखा जा सकता है, लेकिन टोन हमेशा न्यूट्रल होनी चाहिए। ठीक है, इनका स्टाइल फॉर्मल भी हो सकता है और प्रिसाइज भी हो सकता है। इसके अंदर जो चीजें आप इंक्लूड करते हैं उसमें आप डाटा यानी फैक्ट्स एंड फिगर्स इंक्लूड करते हैं, डायग्राम, चार्ट्स एंड जो जितने भी ग्राफ्स होते हैं जो विजुअली अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इनका यूज करते हैं। हर चीज को, हर एक्सप्लेनेशन आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं। उसके बाद एनालिसिस एंड कंक्लूजन भी निकालते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है जो डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी चीजें ली है उनका आपने तज्जिया करना होता है, उनको देखना होता है
और फिर उस बेस पे आप कंक्लूजन निकाल देते हैं। तो ये जो टेक्निकल बिजनेस राइटिंग के अंदर टेक्निकल डॉक्यूमेंट के इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनमें क्या क्या होनी चाहिए, आप ये वाली चीज़ें जो है उनके अंदर ज़रूर इंक्लूड करेंगे। अब टेक्निकल डॉक्यूमेंट की मैंने आपको बताया जो लैंग्वेज होती है वो मोस्टली फॉर्मल होती है, न्यूट्रल होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। कोई भी अननेसेसरी कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन आपने इसके अंदर नहीं लिखनी है, उससे आपने इसको अवॉइड करना है। उसके बाद हम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने इसकी जो है वो टाइप्स लिखने कोई सी 3, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सारी टाइप जो होते हैं मोस्ट ऑफ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपको उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो पहली हमारे पास टाइप आती है विच इज़ द प्रपोजल। अगर आपने FYP कर लिया है, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यहाँ भी आपने प्रोजेक्ट बनाना है क्योंकि IT एंड CS दोनों के अंदर ये सब्जेक्ट सेम है, तो कुछ जूनियर्स जो है वो भी इसको पढ़ते हैं और IT के अंदर मोस्ट सीनियर जो होते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो हम प्रपोजल की बात करें तो एक ऐसा आपके पास फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो आपको जो सजेस्ट करता है आपके न्यू प्रोजेक्ट के बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में और उनकी जो भी सोल्यूशंस होते हैं उनके बारे में जो सजेशन देता है वो आपका फॉर्मल डॉक्यूमेंट आपका प्रपोजल होता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसमें मतलब ये होता है व्हाट द प्रोजेक्ट इज अबाउट, आपका प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, और आपका प्रोजेक्ट जो होता है वो काम कैसे करेगा, कितना टाइम लगेगा और कितनी इस पे कॉस्ट आएगी, क्या बजट होगा, ये सब कुछ आप प्रपोजल्स के अंदर लिखते हैं। प्रपोजल लिखने का बेसिक पर्पस ये होता है आपके प्रोजेक्ट के इन क्वेश्चंस का आंसर देना। इसके बाद प्रपोजल्स की अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो इसमें 2 तरह की टाइप्स आती हैं। एक होता है सोलिसिटेड प्रपोजल, एक होता है अनसोलिसिटेड। जो सोलिसिटेड होता है ना, तो उसमें होता है कि जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर्मली रिक्वेस्ट करनी होती है, ठीक है, किसी भी कंपनी ने किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी रिक्वेस्ट करनी होती है तो उसको हम सोलिसिटेड बोलते हैं। और अनसोलिसिटेड का मतलब होता है जब किसी ने विदाउट रिक्वेस्ट के खुद से भी कुछ प्रपोजल भेजा हो किसी कंपनी को, ठीक है। यानी देखो एक कंपनी है वो आपको एक प्रपोजल भेजती है कि आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप हमारी कंपनी जो है वो ज्वाइन करें, लेकिन अनसोलिसिटेड प्रपोजल में क्या होता है कि हमने खुद से कोई जो है वो रिक्वेस्ट भेजी होती है कि मैं इस काबिल हूं तो आप मेरी जो है ये एक्सेप्ट कर ले और मुझे काम दे दे। ये प्रपोजल्स आप लिखते हैं कुछ और कंपनीज में काम करने के लिए। उसके बाद ये जो प्रपोजल होते हैं ये कहाँ पर यूज होते हैं, मोस्ट ऑफ आपके गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम इसका यूज करते हैं फंडिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद कोई भी अगर न्यू बिजनेस आइडिया को आपने पिच करना है तो तब उसके लिए बिजनेस प्रोजेक्ट अप्रूवल्स के लिए आप जो होते हैं प्रपोजल लिखते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल आप इस पे अपने प्रोजेक्ट की लिख सकते हैं कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें जो हम जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने पड़ता है तो हम किसी भी अपने HOD होते हैं, हमारे जो सुपरवाइजर होते हैं, उनके एक्सेप्शन के बगैर, उनके अप्रूवल के बगैर हम अपना प्रोजेक्ट नहीं लिखते हैं। तो हम जो होते हैं वो इस प्रपोजल बना देते हैं अपने प्रोजेक्ट का, फिर उनसे हम लोग उनके साथ आइडियाज शेयर करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, देन हम उसके ऊपर वर्किंग जो होती है वो स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हैंडबुक। ये गाइड बुक होती है, रेफरेंस गाइड बुक होती है जो किसी भी सिस्टम की पॉलिसीज या प्रोसेस के रूल्स जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए जो आपके पास रेफरेंस गाइड बुक होती है उसको हम लोग हैंड बुक कहते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय हैंड बुक, ये जो होते हैं मतलब एम्प्लॉय हैंड बुक जो होते हैं इसमें कंपनी के जो रूल्स होते हैं, जितने भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं काम करने की, वो सारी एम्प्लॉय हैंड बुक के अंदर लिखी होती हैं। और उसके अलावा सेकेंड होती है टेक्निकल हैंड बुक। टेक्निकल हैंड बुक में क्या होता है कि किसी भी डिवाइस को आपने यूज कैसे करना है, जैसे अगर आप कोई मोबाइल लाते हैं तो उसके अंदर एक हैंडबुक होती है, वो आपकी टेक्निकल हैंडबुक होती है। उसमें मोबाइल को यूज कैसे करना है, मोबाइल के ऑपरेशंस क्या है, इसकी मशीनरी क्या है, सॉफ्टवेयर की टाइप क्या है, वो सारा कुछ जो होता है वो अंदर लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसके की फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आता है वेल ऑर्गेनाइज, क्योंकि उसमें कई बार ऐसा होता है डायग्राम बनी होती है, मोबाइल को बाहर निकालना है, पहले आपने अनबॉक्सिंग करनी है, फिर उसके बाद आपने इसको ऑन करना है, देन आपने फिर इसको यूज करना है, आप इसका पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं, वो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस गाइड बुक के अंदर होती है और बहुत ही इजी टू नेविगेट होती है, यानी वेल ऑर्गेनाइज तरीके से लिखी होती है। उसमें कोई भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल नहीं होती है, कंसाइज और क्लियर होती है कि भाई अगला जो होता है वो इजी टू अंडरस्टैंड कर सके उसको। उसके बाद हमारे पास इसके कुछ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि आपने इस चीज को, इस डिवाइस को, इस सिस्टम को यूज कैसे करना है। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन टाइप आती है विच इज द ब्रोशर्स, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा जब हम
किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाता है तो उससे पहले हमारे पास कुछ ब्रोशर्स आते हैं, ठीक है। एक आप कह सकते हैं कोई भी शॉर्ट प्रमोशनल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस या ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस कराता है। हमें ब्रोशर मिलते हैं किसी कॉलेज से कि भाई हमारे अपने वो उसमें उन्होंने अपने कॉलेज की मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग की होती है, बता रहे होते हैं कि हमारा कॉलेज कितना बेस्ट होता है, प्रमोशन की होती है, ठीक है। उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया होता है। तो इसका पर्पस ही क्या होता है? पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उन्हें मोटिवेट करना कि वो प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदे, हमसे ही वो हर चीज लें, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो होती है इसकी टाइप्स होती हैं, जिसमें एक इंफॉर्मेशनल ब्राउजर आता है, एक प्रमोशनल ब्रोशर आ जाता है। जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर होता है ना, ये किसी भी चीज के बारे में, किसी भी सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे हॉस्पिटल ब्रोशर होता है, हॉस्पिटल की क्या क्या सर्विसेज होती हैं उसके बारे में फैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। जबकि जो प्रमोशनल होती है ना, ये किसी चीज को प्रमोट कर रही होती है। जैसे अगर मैं अपना चैनल है, मैं अपने चैनल का एक ब्रोशर बना लूंगी और मैं उसको प्रमोट करूंगी, ठीक है। मेरे चैनल में ये चीजें हैं, एक तो मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन से अपना ब्रोशर बना सकती हूँ, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी और प्रमोशनल ब्रोशर, इन दोनों को कंबाइन करके, ठीक है। तो उसके अंदर मैं बताऊंगी कि भाई आपको सिर्फ मेरे चैनल पर ही पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको हर तरह का जो है वो वीडियो मिल जाएगा। आप रिक्वेस्ट करें, आपको फौरन से वो वीडियो जो है वो बनाकर मिल जाएगा। इस तरह प्रमोशन की जाती है। तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाती हूँ, जैसे मैंने एक कोई ब्यूटी क्रीम बनाई है, ठीक है, मैं इस ब्यूटी क्रीम को क्या करूंगी कि मैं चाहती हूँ कि भाई मैं ही इसका यूज करूँ, मैं मतलब सारे लोग जो होते हैं वो मेरी ही प्रोडक्ट का यूज करें। तो मैं जगह जगह जाकर जो है ब्रोशर अपने डिवाइड करूंगी, प्रमोट करूंगी उसको कि इसको यूज करें, ये हर तरह की जो है वो स्किन केयर के लिए जो है हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा की फीचर्स की बात करें तो इसका डिजाइन जो होता है वो आई कैचिंग होना चाहिए। इसमें कलर्स, इमेजेस, शॉर्ट टेक्स्ट आपने इंक्लूड करने हैं। जैसे हम किसी भी यूट्यूब का थंबनेल बनाते हैं ना, तो ये भी उस तरह ही होता है। उसके बाद इंगेज होता है, प्रॉपर तरीके से हमने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है। और हम ज्यादातर जो होते हैं बिजनेस प्रमोशनल ब्रोशर होते हैं उनका ही यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट एंड टेक्निकल रिसर्च पेपर। फिजिबिलिटी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी आइडिया का प्रैक्टिकली और वर्थ पर्सिंग जो होती है, चीजों को एनालाइज करना, फिजिबल करना कि क्या ये प्रोडक्ट, क्या ये प्रोजेक्ट किसी भी चीज के लिए फिजिबल है या नहीं, यानी इसको हम रख सकते हैं या नहीं, इसका हम यूज कर सकते हैं नहीं। एक ऐसी एनालिटिक डॉक्यूमेंट होता है जो डिटरमाइन करती है कि कोई आइडिया या प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली अभी है भी या नहीं, या प्रैक्टिकली हम इसको चला सकते हैं या नहीं। ये क्या एवेलुएट करता है कि इसकी कॉस्ट, जैसे कि प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं कि इसका जो है वो इसको हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद लीगल इश्यूज आ सकते हैं, जैसे रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या हमने वो अप्लाई की हैं। मार्केट डिमांड देखेंगे कि पीपल जो है, जो लोग हैं, उनको इनकी जरूरत है भी या नहीं है। तो मोस्ट ऑफ जो होते हैं ये रिपोर्ट जो होती है डिसीजन मेकर्स को हेल्प करती हैं कि वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें। अगर रिपोर्ट कहती है कि प्रोजेक्ट फिजिबल है तो उसे अप्रूव कर दिया जाता है कि आप इस पे काम कर लें, अदरवाइज क्या होता है कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी टेक्निकल रिसर्च पेपर। ये जो टेक्निकल रिसर्च पेपर होता है ना, इस देखो उसके नाम से पता चला है रिसर्च पेपर। एक आपको मैं कहूँ कि एक एकेडमिक या प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है, किसी भी स्पेसिफिक साइंटिफिक या इंजीनियरिंग टॉपिक पर रिसर्च को प्रेजेंट करता है। इसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा जो होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, एनालाइज होते हैं, कंक्लूजन होते हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं वो इसके अंदर इंक्लूड की जाती है, ठीक है। ये रिसर्च के ऊपर के इसमें ये होता है कि आपने जो डाटा एक्सपेरिमेंट किया है, जो सर्चिंग की है, आप उसको अंदर इंक्लूड करते हो। फिर उस सर्चिंग के बाद आपने क्या रिजल्ट निकाला, क्या एनालिसिस की है, और फिर फाइनल कंक्लूजन और आप क्या रिकमेंड करेंगे इस चीज के लिए, आपने अपने रिसर्च पेपर के अंदर इंक्लूड किया होता है। अब जो रिसर्च पेपर होता है ना, इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, जिनमें सबसे पहले आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट होती है कि आपने जो ओवरऑल जो रिसर्च पेपर लिखे, जो आपने रिसर्च की है, उसकी क्या समरी होती है, शॉर्ट समरी। आप टॉप के ऊपर जो होता है अपने रिसर्च पेपर के ऊपर जो होता है वो पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। उसके बाद आपने क्या स्टडी की है, उसका बैकग्राउंड और उसका पर्पस क्या होता है, आप वो इंट्रोडक्शन के अंदर लिखते हैं। और फिर क्या क्या मेथड के यूज करते हुए आपने रिसर्च की है, उसके मेथोडोलॉजीज लिखते हैं। और आपको इन रिसर्च से क्या क्या हासिल हुआ है, क्या फाइंडिंग्स हुई है, उसको आप रिजल्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं। और फिर उसके बाद आपने जो है रिजल्ट को फिर अपने एनालाइज करना होता है कि भाई अगर ये रिजल्ट आया तो इसका जो है, अगर इसका अल्टरनेट हो या इसके अंदर कोई रिस्क आते हैं तो उसको हमने कैसे करना है, पूरा एनालाइज करते हैं।
देते हैं, ठीक है, उसको हम डिस्कशन के अंदर लिखते हैं और फाइनली कंक्लूजन आता है जिसके अंदर आप फाइनल कर देते हैं कि हाँ यही चीज अब चलेगी, और इन केस फ्यूचर में आप कुछ फ्यूचर में क्या क्या फीचर्स ऐड करेंगे आप उनकी रिकमेंडेशन जो होती है वो आप इसके अंदर लिख देते हैं। अब हमें वेयर आर दे यूज कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, मोस्ट ऑफ अगर हम बात करें तो ये किसी भी फील्ड के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ जहाँ पे साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं और सोशल मीडिया जर्नल्स होते हैं वो भी सर्चिंग पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं। उसके बाद कॉन्फ्रेंसेज होते हैं वहां पर भी, और डिफरेंट रिसर्च और एक्सपर्टीज जो होते हैं वो इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक नंबर 1, इसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। ये जो 3-4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने इन क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, इनको हर हाल में करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है विच इज द यूज ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो इससे रिलेटेड एक गेस्ट क्वेश्चन है जिसमें हाउ डज इंफॉर्मेशन गैदरिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड डिजिटल सोर्सेज से आप कैसे इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं और रिपोर्ट के ऊपर इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अब जो वर्ड क्रेडिबिलिटी है इसका मतलब होता है ट्रस्ट। जब आप कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो उस पर आपका कितना ट्रस्ट होता है, ये आप कैसे आपकी लाइब्रेरी और जो डिजिटल सोर्सेज होते हैं वो इनहेंस कर सकते हैं। इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जब भी किसी रिपोर्ट को लिखा जाता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी यानी उस पर भरोसा, उस पर ट्रस्ट जो होता है वो तब इंक्रीज होता है जब उसमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है वो ऑथेंटिक हो, रिलायबल हो और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होती है। तभी आपका उस रिपोर्ट के ऊपर जो होता है वो क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है यानी ट्रस्ट इंक्रीज होता है। तो लाइब्रेरी और जो डिजिटल सोर्सेज होते हैं वो दोनों ही ऐसे 2 की रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपकी रिपोर्ट को, जो रिसर्चर या राइटर होते हैं वो हाई क्वालिटी, क्रेडिबल और इंफॉर्मेटिव जो होता है वो रिपोर्ट ले सकते हैं। अब इसका यूज करते हुए, क्योंकि लाइब्रेरी में आपको जानते हैं डिफरेंट किस्म की बुक्स होती हैं, जर्नल्स होते हैं, इंसाइक्लोपीडियाज होते हैं और इसके अलावा डिफरेंट किस्म की रिसर्च पब्लिकेशंस होते हैं और वेरीफाइड रिसोर्सेज जो होते हैं वो उनके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो एक जो वेल रिसर्च सोर्सेज होते हैं उसके अंदर जो रिपोर्ट लिखी जाती है बिल्कुल एक्यूरेट होती है, वेल स्पॉटेड होती है और रिस्पेक्टेड होती है किसी भी एकेडमिक से रिलेटेड और किसी भी प्रोफेशनल सर्कल से रिलेटेड। अब हम देखेंगे जो लाइब्रेरी होती है वो रिपोर्ट क्रेडिबिलिटी को कैसे इनहेंस करती है। चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले तो हम देख लेते हैं लाइब्रेरीज के अंदर बुक्स एंड इंसाइक्लोपीडियाज होते हैं, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, ये मोस्टली जो होते हैं डिफरेंट फील्ड में जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो इनको लिखते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो नॉलेज होता है वो आपको डेप्थ में मिलता है, ठीक है। पब्लिश करने से पहले जो होता है इसका एक रिव्यू लिया जाता है ज्यादातर, क्योंकि कोई भी बुक पढ़ता है उसका इस बुक में से या इस इंसाइक्लोपीडिया में से जो है वो ट्रस्ट खत्म ना हो। उसके बाद हम बात करेंगे एकेडमिक एंड जर्नल एंड रिसर्च पेपर्स के बारे में। तो यहाँ पर जो होता है एकेडमिक जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स होते हैं जो लेटेस्ट रिसर्च होती है ना, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इसको बार बार रिव्यू किया जाता है, गो थ्रू किया जाता है ताकि इसमें कोई भी जो हमारे पास गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं वो ना रहे। मोस्टली जो स्कॉलर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल वर्ल्ड वाइड जो प्रोफेशनल्स होते हैं या जो न्यूज कास्टर्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं वो इनका यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशंस आते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, ये हमारे पास जो होता है मोस्टली जो रिपोर्ट्स तैयार करनी होती है, ऑफिशियल रिपोर्ट तैयार करनी होती है, व्हाइट पेपर के ऊपर जो हमने सारी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है इसके अंदर वो चीजें इंक्लूड होती हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे यूएन है या वर्ल्ड बैंक है, इनके लिए ही इस तरह की रिपोर्ट लिखी जाती है और इनका जो होता है, इनका ट्रस्ट जो होता है, इंटरेस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इन सब चीजों को पब्लिश किया जाता है ताकि इनका ट्रस्ट जो होता है वो मजीद इंक्रीज होता है। अब हम देखेंगे व्हाई लाइब्रेरी सोर्सेज मैटर इन रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट के अंदर जो लाइब्रेरी होती है वो क्यों मैटर करती है। जो लाइब्रेरी के रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास डेप्थ में रिसर्च की जाती है, ज्यादा डीपली रिसर्च की जाती है, हर टॉपिक पे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। जो राइटर होता है हर चीज को ऐसे ही नहीं लिख देता है। उसके बाद इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उनमें कोई भी एरर या मिस इंफॉर्मेशन का रिस्क नहीं होता है, उसमें हमेशा वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ही आपको मिलती है। उसके बाद हर एक के अंदर जो होता है एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस मिलता है आपको उस चीज से रिलेटेड जिसके बारे में आपने ये बुक ली है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं और इसका रेफरेंस क्या है वो आपको स्ट्रॉन्गली मिल जाता है। अब हम देखेंगे डिजिटल सोर्सेज जो होते हैं वो आपकी रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं, इनहेंस करते हैं। तो डिजिटल में मोस्टली अगर हम बात करते हैं इसमें हमारे पास रेपुटेबल जो ऑनलाइन डेटाबेस आते हैं,
रेप्यूटेबल ऑनलाइन डेटाबेस का मतलब होता है इसमें डिफरेंट किस्म के गूगल स्कॉलर जो होते हैं, यानी डिफरेंट किस्म की आप कह सकते हैं वेबसाइट्स होती हैं जिनका यूज करते हुए हम अपनी रिपोर्ट्स की क्रेडिबिलिटी को इनहेंस कर सकते हैं। इनमें हमारे पास जो होते हैं गूगल स्कॉलर आता है जो मोस्टली हमारी एकेडमिक पेपर और किटेशन जो होती है इनसे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हमारे पास जे स्टोर, साइंस डायरेक्ट और इसके बाद पब्लिक मैट जो होता है, इस तरह करके जो मेडिकल और जो साइंटिफिक रिसर्च होती है उनसे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। यानी ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे सोर्सेज जो डिजिटली होते हैं, जो मोबाइल, लैपटॉप या इंटरनेट के थ्रू होते हैं, वो हमारी रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करने में, इनहेंस करने में ज्यादातर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। अब इसमें हमारे पास कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स आ जाती हैं एंड गवर्नमेंट पोर्टल्स आ जाते हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज एंड ई बुक आ जाते हैं। उसके बाद डिजिटल सोर्सेज जो होते हैं हम देखते हैं कि मैटर क्यों करता है, क्योंकि हमें जो करंट डाटा होता है उससे रिलेटेड हमें अप टू डेट रखता है। कोई भी नई अपडेशन आई है तो फौरन से हमें हमारे डिजिटल सोर्सेज से पता चल जाती है। इसकी एक्सेसिबिलिटी हर तरह की होती है, ठीक है। मोस्टली ये कॉस्टली नहीं होती है, हर कोई इसको फ्रीली यूज कर सकता है। मल्टीपल पर्सपेक्टिव होते हैं, कैसे हर चीज को बैलेंस रखता है, कैसे अनबाइस्ड चीज रिपोर्टिंग से आपको जो है ये बचा के रखता है, वो सारी हमारी जो होती है इसी चीज के अंदर आ जाते हैं। अब हम इनके की बेनिफिट्स देख लेते हैं, हम डिजिटल लाइब्रेरी और जो हमारे डिजिटल सोर्सेज होते हैं इन दोनों का यूज करते हुए। सबसे पहले तो इसके अंदर जो डाटा होता है, जितना भी डाटा हम इंक्लूड करते हैं वो एक्यूरेट होता है। इसमें कोई भी डाटा जो होता है वो एरर वाला नहीं होता। मोस्टली रेफरेंस और जो कोटेशंस होते हैं वो मोस्ट ऐड किए जाते हैं। क्यों ऐड किए जाते हैं? ताकि जो आर्गुमेंट हमने अंदर दिया है, अपनी रिपोर्ट के अंदर जो हमने आर्गुमेंट किया है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो होती है वो इनहेंस होती है। उसके बाद जो बाइस होती है उनको रिड्यूस करता है, ठीक है, यानी बाइस कम होता है क्योंकि मल्टीपल पर्सपेक्टिव जो होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जो रीडर्स होते हैं उनका ट्रस्ट बढ़ता है क्योंकि रिपोर्ट जो होती है वो वेल स्पॉटेड होती है। अगर कोई भी रिपोर्ट सिर्फ पर्सनल ओपिनियन या जर्नल इंटरनेट कंटेंट पर इंक्लूड होती है तो उसकी रिलायबिलिटी कम होती है। मगर जब वो ऑथेंटिक बुक्स, एकेडमिक जर्नल्स और ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई होती है तो इसमें डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है, तो उसे हम एकेडमिक और प्रोफेशनल वर्ड में ज्यादातर एक्सेप्टेबल ही समझा जाता है। उसके बाद हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग के क्या क्या रिस्क आ सकते हैं और ज्यादा पुअर रिस्क क्या हो सकते हैं। मोस्टली अनवेरिफाइड इंटरनेट कंटेंट होता है कि डिफरेंट किस्म के ब्लॉग्स होते हैं, उसके अंदर कई बार ऐसा होता है मिस इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। इसके अलावा पर्सनल ओपिनियंस विदाउट एविडेंस, यानी आपका कोई पर्सनल ओपिनियन अगर आपने कोई एविडेंस ही नहीं है आपके पास, तो आपने उस पर इन्वेस्टमेंट की ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो आपने जो पर्सनल ओपिनियन दिया है वो आपने बगैर किसी भी एविडेंस के आपने बता दिया कि भाई हाँ, यानी जैसे अगर जगह पे एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में एक रिपोर्ट लिखी गई है, ऑनलाइन रिपोर्ट लिखी गई है या कहीं कैसे भी लाइब्रेरी के थ्रू लिखी गई है, तो क्या होगा कि अगर आपने उस चीज को देखा ही नहीं है, आपने अगर देखा ही नहीं है एक्सीडेंट, तो आप कैसे बता सकते हैं कि भाई इसमें इस जगह पर यहाँ पर ये हुआ था, उसके साथ ये हुआ था। मतलब विदाउट एनी एविडेंस आप उसको इन्फॉर्मेशन दे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपकी रिपोर्ट जो होती है ये रिलायबिलिटी नहीं होती है, रिलायबल नहीं होती है और क्रेडिबिलिटी को भी इनहेंस नहीं करती है। उसके बाद लेक ऑफ कोटेशन होती है जो आपकी क्रेडिबिलिटी जो होती है आपकी रिपोर्ट की उसको कम कर देती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच इज द एडमिनिस्ट्रिंग क्वेश्चनर्स। अब इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस पॉइंट से पूछा जा सकता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू कंसीडर व्हेन डिजाइनिंग अ क्वेश्चनर फॉर द डाटा कलेक्शन। आपने कोई भी डाटा कलेक्ट करना है किसी से, तो आप उससे रेलिवेंट एक क्वेश्चनर जो होता है उसको कैसे डिजाइन करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चनर होता क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चनर जो होता है, आप यानी जब किसी भी रिसर्च या सर्वे के लिए आपने कोई क्वेश्चनर डिजाइन करना होता है तो उसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि एक्यूरेट और रेलिवेंट डाटा ही आपने उससे रिलेटेड जो होते हैं उसको कलेक्ट करना होता है। और इससे लोगों की आपने ओपिनियंस लेने होते हैं, उनके एक्सपीरियंस पूछने होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन यानी नॉलेज लेनी होती है और उनके बिहेवियर जो होते हैं वो उसके अंदर आपने लिखने होते हैं। तो जब आप इसको प्रॉपरली डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, और जब आप इसको प्रॉपरली डिजाइन कर लेते हैं तो इसमें आपने जितनी भी एक्यूरेट, रेलिवेंट और हाई क्वालिटी का डाटा होता है जो आपने रिसर्च की होती है और डिफरेंट आपने लोगों से जब ओपिनियंस वगैरह लेकर एक प्रॉपर तरीके से आप अपने क्वेश्चनर को डिजाइन करते हैं, लोगों के डिसीजंस लेकर आप प्रॉपर एक फाइनल डिसीजन बनाते हैं और फिर आप उसको अपने क्वेश्चनर के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, तो वो आपका सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। और हाउएवर जब पुअरली कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो कभी भी, एक तो वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पर होते हैं, उनके अंदर बाइस्ड इंफॉर्मेशन होती है और उनका रिजल्ट भी अनरिलायबल ही आता है, ठीक है।
पूरी स्टडी के साथ वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको जो आपके क्वेश्चनर्स होते हैं उनको लिखने के दौरान आपको कुछ सेवरल जो होते हैं वो की फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देना है, और वो कौन कौन से होते हैं। इनमें सबसे पहले आता है क्लियर द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। आपको अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले रिसर्चर को ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो क्वेश्चनर से क्या हासिल करना चाहता है। क्वेश्चन का ताल्लुक जो होता है वो किसी भी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव से होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव ही क्लियर होगा तो आपके कोई भी इररेलेवेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो आप अंदर इंक्लूड ही नहीं करेंगे और अपने गोल्स को आप अचीव कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपकी जो लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चनर में जो इस्तेमाल होने वाली या यूज होने वाली जो भी लैंग्वेज होती है वो आपने बहुत ही ईजी लैंग्वेज यूज करनी है कि भाई अगले को अंडरस्टैंड आए। अब कोई भी डिफिकल्ट या टेक्निकल जो लफ्ज आप उसमें लिखते हैं तो वो रिस्पोंडेंट जो होता है, जिन्होंने आपके क्वेश्चनर को फिल करना होता है, वो कंफ्यूज हो सकता है। तो आपने हमेशा न्यूट्रल, शॉर्ट और डायरेक्ट जो क्वेश्चन होता है वो आपने पूछना है। कभी भी आपने कोई इमोशनल या कोई ऐसी टोन जो होती है वो अंदर यूज नहीं करनी है कि अगला ही कंफ्यूज हो जाए कि मैंने इसका आंसर कैसे देना है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आप लिखते हैं डू यू कंकर विद द pedagogical methodologies employed in the institute framework, तो आप मुझे ये बताएं, इससे अच्छा आप ये नहीं लिख सकते डू यू एग्री विद द टीचिंग मेथड यूज इन स्कूल। इसमें कोई भी इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क होता है, क्या आप उनके जो भी पढ़ाने के तरीके होते हैं, उनके जो मेथड्स होते हैं किसी भी एम्प्लॉय के, क्या उसके बारे में आप उससे एग्री हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ये पहले वाला नहीं लिखेंगे। ये होती है आपकी जो जितनी भी इररेलेवेंट डिस्कस होती है। अगर आप डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं सिंपल टोन के साथ कि डू यू एग्री विद द टीचिंग मेथड यूज इन द स्कूल, तो आप हमेशा इस तरह के क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक पूरे क्वेश्चनर्स के अंदर। उसके बाद एक तो बंदा कंफ्यूज नहीं होगा, दूसरा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। उसके बाद आपने अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टाइप रखनी है। अब क्वेश्चंस की भी कई टाइप होती है, मोस्टली दो तरह की होती है, एक क्लोज एंडेड होती है और एक ओपन एंडिंग होती है। जो क्लोज एंडिंग होती है ना, जिसमें लिमिटेड आंसर ही देने होता है, सिर्फ आपने येस, नो और मल्टीपल चॉइस होती है, आपने उनमें क्वेश्चन जो होता है वो देना होता है और आपको आंसर जो होता है वो इन चीज में मिलना चाहिए। उसके बाद ओपन एंडिंग होती है, जिसमें आपने क्या होता है, रिस्पोंडेंट जो होता है वो एक डिटेल के साथ जो है वो अपना आंसर लिख सकता है। यानी जो क्लोज एंडेड होती है उसके अंदर आपके यस, नो, मल्टीपल चॉइस या जो आपने डिफरेंट किस्म के टिक ऑप्शन होते हैं आपने वो इंक्लूड करने होते हैं। और जो ओपन एंडिंग होती है इसके अंदर क्या होता है, आप एक क्वेश्चन लिख देते हैं, जो अगला है वो अपनी जितनी डिटेल होता है वो उसके अंदर इंक्लूड कर देता है जितनी आपने उसके अंदर लाइनें छोड़ी होती है। उसके बाद लॉजिकल क्वेश्चन फ्लो होता है। ठीक है, यानी आपने हमेशा जो होता है ऑर्डर में ही अपने क्वेश्चन लिखने हैं। लॉजिकल और नेचुरल फ्लो जो होता है आपने उसको फॉलो करना है। पहले आप सिंपल और जनरल क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे या जो पर्सनल क्वेश्चन होते हैं उनकी तरफ चलेंगे, और फिर आप जो होता है जिससे रिलेटेड आप पूछना चाह रहे हैं आप रिलेटेड क्वेश्चन देन लिखेंगे। तो ये आपका लॉजिकल क्वेश्चन का फ्लो होता है। पहले हमेशा सिंपल से, फिर उसके बाद आप उनकी पर्सनल या कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, और फिर आज होते हैं जो रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट आप इन्फॉर्मेशन के ऊपर होता है वो आप यहाँ पर अंदर इंक्लूड कर देंगे। तो ये फ्लो होता है जिससे इजीली आप अगला जो होता है वो अंडरस्टैंड कर लेता है। उसके बाद ऑप्टिमल क्वेश्चनर लेंथ होती है, मोस्टली जो होती है जो टू लेंथ होती है, ज्यादा लेंथ होती है, वो एक आपको पुअर क्वालिटी आंसर देते हैं। हमेशा शॉर्ट करके और इजी टू अंडरस्टैंड एंड जो रिलेटेबल इररेलेवेंट चीज होती है, जो रेलिवेंट होती है जिससे आपने वो इंक्लूड करनी होती है, ज्यादा लंबी जो है वो आप इंक्लूड नहीं करेंगे। टू शॉर्ट भी नहीं, इतनी छोटी भी नहीं कि आपकी जो एसेंशियल डाटा होता है वो आपसे मिस हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपकी जो आइडियल लेंथ होती है, मोस्टली अगर आप बात करते हैं तो 5 to 10 मिनट्स में आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, अगर कोई ओपन वाला जो है वो क्वेश्चन की टाइप को यूज करता है। उसके बाद हमारे पास आता है अवॉइड द लीडिंग और बायस क्वेश्चन से आपने हमेशा अवॉइड करना है। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब कि आपने जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन आता है डू यू एग्री विद द प्रोडक्ट इज बेस्ट, क्या आप एग्री करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट बेस्ट है, ये होता है लीडिंग क्वेश्चन। अब किसी को पुश कर रहे हैं कि भाई जवाब दो कि क्या ये प्रोडक्ट बेस्ट ही है ना, लेकिन अगर न्यूट्रल ऑल्टरनेटिव होता है हाउ वुड यू रेट प्रोडक्ट एक्स, आप दूसरे को ये कह रहे हैं कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में कितना रेट देना चाहें, कैसे देना चाहेंगे। अब ये नहीं कि भाई तुम क्या एग्री करते हो कि ये प्रोडक्ट बेस्ट ही है ना, मतलब अगले को फोर्स कर रहे हैं, आप पुश कर रहे हैं कि भाई एग्री का जवाब दो कि हाँ भाई हम एग्री हैं। ठीक है, उसके बाद आपने न्यूट्रल ऑल्टरनेटिव, तो हमेशा न्यूट्रल की तरफ ही आप जाएंगे। तो ये आपकी होती है अवॉइडिंग द लीडिंग
मिसलीडिंग एंड बायस क्वेश्चन से आपने अवॉइड करना है। उसके बाद आता है पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनको डिजाइन करने के बाद उसे छोटे छोटे ग्रुप्स पर जो पायलट टेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल सके कि जो क्वेश्चन आपने रेडी किया है आप उनको टेस्ट करें कि अगला बंदा इन क्वेश्चंस को पढ़ के कहीं कंफ्यूज तो नहीं होगा। जैसे आपने पूरा एक पेज जो है वो क्वेश्चनर जो है वो रेडी किया है, और ये जिसमें सारे जो है वो आपके पास क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, मतलब डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन है। आप सबसे पहले क्या करोगे, पहले इतने क्वेश्चंस इनका ग्रुप बनाओगे, ठीक है। पहले आप इतने इतने ग्रुप बना लोगे, फिर हर एक को आप टेस्ट करोगे, इसको पढ़ोगे कि अगला इसके बारे में कंफ्यूज तो नहीं होगा। आपने इजी लैंग्वेज यूज की है, कोई भी एरर आता है डायरेक्टली आप इसको फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आप इतने पार्ट को करेंगे और फिर नेक्स्ट जो आप ग्रुप बनाएंगे उसको इस तरह करके जो ओवरऑल आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी पायलट टेस्टिंग होती है। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी एश्योरेंस आती है, यानी रिस्पॉन्सिबल जो रिस्पॉन्सेंट होते हैं जिन्होंने जवाब देना होता है उनको बताना चाहिए कि उनकी जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ रिसर्च के लिए यूज की जाएगी और वो कॉन्फिडेंशियल ही रहेगी, ठीक है। यानी कई बार कुछ लोग होते हैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं, उनको लगता है कि ये अगले तक पहुंच जाएगी, तो आपने उनको यकीन दिलाना होता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं हम अपने रिसर्च पर्पस के लिए ले रहे हैं, हम प्राइवेसी आपकी जो चीजें होती है सारी प्राइवेट ही रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे आप नीचे क्वेश्चनर के अंदर ये नीचे इंक्लूड कर सकते हैं कि योर रिस्पॉन्स विल रिमेन एनोनिमस एंड यूज्ड ओनली फॉर द रिसर्च पर्पस के लिए ही यूज किया जाएगा। उसके बाद आपके पास डेमोग्राफिक क्वेश्चंस आते हैं, और डेमोग्राफिक क्वेश्चंस के अंदर मोस्टली जैसे कि आपने किसी की एज है, जेंडर है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या होती है, इससे रेलिवेंट जो होती है वो आपने इंफॉर्मेशन इसके अंदर जो है वो इंक्लूड करनी होती है। नहीं किसी भी जो पर्सन होता है उसकी इंफॉर्मेशन को आपने यहाँ पर कलेक्ट करना होता है। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन फॉर रिस्पॉन्डेंट, यानी ये क्लियर इंस्ट्रक्शन होती है कि अगले ने, जैसे क्वेश्चन में क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि जो आंसर है वो आपने कैसा देना है, आपने टिक करना है, आपने लिख कर देना है, आपने सर्कल को फिल करना है। इस तरह जो होती है वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाती है। जैसे एक क्वेश्चन है उससे पहले आप लिखेंगे प्लीज टिक वन ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, आप 4 उसके अंदर जो है बॉक्स बना देते हैं और आप बोलते हैं इनमें से किसी एक पर ही आपको टिक करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आपके रिस्पॉन्स जो आपको दे रहे होंगे उनको कोई भी एरर का कोई चांसेस नहीं होगा और आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो इनकम्प्लीट भी नहीं रहेगी। तो ये हमने क्वेश्चनर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, और हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन आपको आ जाए, लेकिन इसके आने के ज्यादा चांसेस तो नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ये इतनी सी इंफॉर्मेशन जानना ही हमारे पास है। रिव्यू द गैदर्ड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है, जो इकट्ठी की है, आपने उसको रिव्यू करना होता है। क्वेश्चन आपको किस तरह से आ सकता है, हाउ डू यू एनालाइज एंड रिव्यू द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज का यूज करते हुए जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है आप उसको कैसे एनालाइज करोगे और कैसे आप उसको रिव्यू करोगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, रिव्यू एंड एनालाइजिंग गैदरिंग का। आप सबसे इंफॉर्मेशन का सबसे पहले तो जो रिसर्च होती है या रिपोर्ट होते हैं उसको लिखने का प्रोसेस जो होता है, रिपोर्ट राइटिंग का जो प्रोसेस होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ डाटा कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना काफी नहीं होता है। उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना, उसको एनालाइज करना, उसको रिव्यू करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि आपने डाटा को कलेक्ट करना होता है। जब आप प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं ना, तो अगला जो नेक्स्ट स्टेप होता है उस डाटा का क्रिटिकल रिव्यू लेना होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इनकी सोर्स टाइप देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो एनालिसिस और रिव्यू के प्रोसेस होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं कि आपने कोई भी इररेलेवेंट डाटा होता है या इनएक्यूरेट डाटा होता है उसको आपने अलग कर देना है। आपने जितना भी डाटा आप इकट्ठा किया, फॉर एग्जाम्पल आपने इतना डाटा इकट्ठा किया, इतने डाटा में से आपने क्या करना है, इनमें से जितनी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, जितनी एक्यूरेट और वैलिडेट चीजें आती हैं, आपने उनको अलग कर लेना है अपनी जितने भी यूजलेस जो चीजें होती हैं उनसे। फिर आपने रिपोर्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की तरफ जो होता है वो नेक्स्ट कदम उठाना है। उसमें आपने क्या करना है कि आपने वो डाटा जो है वो सबसे पहले उनको सेपरेट कर लिया, ठीक है। वैलिड डाटा को आपने हमेशा अनवैलिड से अलग कर दिया, एक्यूरेट को अनएक्यूरेट से अलग कर दिया, इररेलेवेंट को हमने रेलेवेंट से जब अलग कर दिया, उसके बाद आपने रिपोर्ट की रिलायबिलिटी और उसकी वैलिडिटी कैसे इंक्रीज
एनालिसिस करनी है, कैसे आप अपनी रिपोर्ट लिखनी है, उसकी तरफ आना है। उसके बाद आपने जो स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल फाइंडिंग्स होती हैं ना, जो रिजल्ट आपने निकाला है वो आपने लिखना है। अब हम चलते हैं अपने प्राइमरी सोर्सेज की तरफ। अब हम यहाँ पर जो सोर्सेज की टाइप्स होती हैं वो दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी सोर्सेज और एक होती है सेकेंडरी सोर्सेज। और हमारे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में ये चीजें भी पूछे जाते हैं। अगर आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ये रिव्यू या एनालाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी नहीं गिवन होता है, देन आपने इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आपने जो होते हैं उनके सोर्स टाइप लिखने हैं, क्योंकि ये सोर्स टाइप जो होते हैं ये बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके जो गैदर इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिव्यू करने में, उसको एनालाइज करने में। अब जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं ना, ये वो सोर्सेज होती हैं जो डायरेक्ट ओरिजिनल डाटा जो होती है वो प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है, डायरेक्टली ओरिजिनल डाटा के ऊपर जो काम कर रही होते हैं। इसमें आपके पास एविडेंस भी होते हैं उस इवेंट से रिलेटेड, आपके ऑब्जेक्ट भी होते हैं, लोग भी होते हैं, और काम करने का आर्ट किसको आता है वो सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। मोस्टली आप कैसे कलेक्ट करते हैं, आप इंटरव्यू डिफरेंट रिसर्चर्स से जो होते हैं वो इंटरव्यू को कंडक्ट करते हैं, आप डिफरेंट सर्वेज जो होते हैं ओरिजिनल रिस्पॉन्स के लिए सर्वेस रखते हैं, आप क्वेश्चनर बनाते हैं, ठीक है, जिसमें आप फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन देखते हैं, फिर आप ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स आते हैं वो सब कुछ जो होता है वो आप प्राइमरी सोर्सेज के अंदर करते हैं। और फिर जो आपका डॉक्यूमेंट जो होता है वो जितने भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल आप ऑथेंटिक ही करेक्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में। तो सेकेंडरी सोर्सेज वो होती हैं जो दूसरे लोगों की इंटरप्रिटेशन और जो भी एनालिसिस होती है उसकी बेस पे की जाती है। प्राइमरी में डायरेक्टली आप खुद जो होते हैं वो हर चीज कंडक्ट करके इंटरव्यू, सर्वे, एक्सपेरिमेंट्स, खुद के रिजल्ट जो होते हैं सारा एनालाइज करके आप निकालते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सेकेंडरी सोर्सेज में आप किसी और सेकेंड हैंड चीजों का यूज करते हैं। इंटरप्रिटेशन और जो एनालिसिस होती है वो आप प्राइमरी मटेरियल से जो लेते हैं उनका आप यूज करते हैं, ठीक है। प्राइमरी में डायरेक्ट आपने निकाली है, बची कुछ चीज आप सेकेंडरी सोर्सेज में यूज करते हैं। जैसे इसमें मोस्टली आपकी बुक्स आ जाती हैं, आपके रिसर्च आर्टिकल्स आ जाते हैं, लिटरेचर रिव्यूज आ जाते हैं, इंसाइक्लोपीडियाज आ जाते हैं, इंटरनेट रिसोर्सेज आते हैं। डिफरेंट इंटरनेट रिसोर्सेज का यूज करते हुए जो होता है वो अपने इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे होते हैं, उनको एनालाइज कर रहे होते हैं। अब हम देखेंगे सिस्टमैटिक रिव्यू प्रोसेस क्या होता है, जिसमें सबसे पहले, अब रिव्यू प्रोसेस में सबसे पहले आता है आपने डाटा को क्लासिफाई करना है और ऑर्गेनाइज करना है। यानी सबसे पहले डाटा को डिफरेंट कैटेगरीज में आपने डिवाइड करना है, जिसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफिक डाटा आपने अलग कर लेना है, ओपिनियंस वाला डाटा अलग कर लेना है, फैक्ट्स आपने अलग कर लेने हैं, आपने ऑब्जर्वेशन जितने भी किए होते हैं उनको अलग कर लेना है। इससे रिसर्चर को भी आसानी होती है कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन कहाँ और कैसे यूज करनी है। हर तरह के डाटा को आपने अलग कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, हमारा सेकंड पॉइंट आता है रिव्यू का, विच इज अ रेलेवेंस असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है ना, आपने उसको चूज करना होता है। जब डाटा आपने कलेक्ट किया है और उसे आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव या टॉपिक से रिलेटेड आपने सबको अलग कर लिया है, फिर सिर्फ रेलेवेंट और डायरेक्टली लिंक्ड इंफॉर्मेशन को ही आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करना है। इररेलेवेंट डाटा हमेशा कंफ्यूजन पैदा करेगा, तो उससे आपने इसको प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। अब इसमें आपने चेक करना होता है कि बहुत, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपने एक्यूरेसी रिलायबिलिटी की वेरिफिकेशन करनी होती है। इसमें चेक करना जरूरी है कि जो गैदर्ड डाटा है वो ऑथेंटिक और बिल्कुल सही है। प्राइमरी डाटा के केस में ये देखा जाता है कि मेथड साइंटिफिक था या नहीं था, लेकिन सेकेंडरी सोर्सेज के केस में ये इंश्योर किया जाता है कि सोर्सेज रिलायबल हैं, जैसे कि पीयर रिव्यू जर्नल और ट्रस्ट ऑथर वगैरह जो होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद फोर्थ वन की हम बात करें, विच इज द कंपैरेटिव एनालिसिस। अब इसके अंदर आपने क्या करना होता है कि कंपैरेटिव में होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं तो उनका कंपैरिजन करना होता है, देखना होता है कि क्या डिफरेंट सोर्सेज सेम बात कर रहे हैं या आपकी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर कंट्राडिक्शन है, ठीक है, अगर एक दूसरे में कोई ना कोई कंपैरिजन है, तो उनका लॉजिकली जस्टिफिकेशन आपने लिखना है कि ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। इसमें आपने जितना भी पैटर्न और कंसिस्टेंसीज होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है। फिर आपने जो डिस्क्रिपेंसीज होती हैं और जो भी आपकी कंट्राडिक्शंस होती हैं, आपने उनके बारे में उनको अलग कर लेना है, नोट कर लेना है फिर, ठीक है। और अगर आपको देखने में आता है कि कहाँ कहाँ चीजें सेम है, उनको अलग कर लेंगे, और फिर जो जहाँ पे आपको कंट्राडिक्शन मिल जाती है तो आपने उसकी लॉजिकली
जस्टिफिकेशन के तौर पे आपने उसको लिखना होता है। देन उसके बाद फिफ्थ वन आता है विच इज द बायस आइडेंटिफिकेशन एंड माइग्रेशन। अब इसमें क्या होता है, कुछ रिसोर्सेज होते हैं, कुछ सोर्सेज बायस्ड हो सकती हैं, जैसे सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू को प्रमोट करना, पूरी को इनमें से किसी एक पॉइंट को पकड़ते हैं उसको आप प्रमोट कर देते हैं। तो रिव्यू करते वक्त बायस डाटा को आइडेंटिफाई करना और उसको फिर आपने रिमूव करना होता है, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है आपको बैलेंस करना जो होता है वो जरूरी होता है अपने रिपोर्ट्स के अंदर हर चीज का। तो बायस जो इन्फॉर्मेशन जब आपको मिल जाती है तो आपने उसको अंदर से रिमूव कर देना होता है। उसके बाद आपकी आती है डाटा साइंथिसिस एंड प्रेजेंटेशन। इसमें होता है ग्रुपिंग और जो समराइजेशन होती है ना वो करना। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है, आपने ग्रुप क्रिएट करने हैं। उसके बाद फिर आपने उनको विजुअली जो होता है रिप्रेजेंट करना है, डिफरेंट चार्ट्स के अंदर, डिफरेंट ग्राफ्स के अंदर टेबल बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपने जो जितने भी की पॉइंट्स निकाले हैं आपने उससे रिलेटेड एक एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव समरी जो होती है वो आपने तैयार करनी होती है। देन उसका लॉजिकल फ्लो जो होता है डिफरेंट कॉन्सेप्ट के दरमियान में वो एक लॉजिकल फ्लो बन जाता है और आपने उसको वहां पर अपनी रिपोर्ट के अंदर जो है वो लिख देना होता है। देन उसके बाद आता है प्रॉपर सोर्सेज एट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर आपने क्या करना होता है, जब आप डाटा का यूज करते हैं, चाहे वो प्राइमरी है चाहे आपका डाटा सेकेंडरी होता है, तो उसको प्रॉपर रेफरेंस देना जरूरी होता है। इसके अंदर भी आप प्रॉपर तरीके से रेफरेंस देते हैं अपनी इस चीज के अंदर, ठीक है। आप ओरिजिनल और जो रेफरेंस मटेरियल होता है उनके दरमियान में आप क्लियरली जो होता है फर्क क्या होता है आप वो लिख देते हैं और फिर आप एक बिब्लियोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं वो आप इंक्लूड कर देते हैं। उसके बाद आपका आता है ड्राइंग द वैलिड कंक्लूजन। अब आपने यहाँ पे एक कंक्लूजन जो होता है वो इंक्लूड करना होता है। आप कंक्लूजन में यानी आखिर में आपने रिव्यू की हुई जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे आप कंक्लूजन निकालते हैं। ये कंक्लूजन ऑब्जेक्टिव और अनबाइस्ड होनी चाहिए, ठीक है। इन्हें फिर आप अपनी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स और जो रिकमेंडेशंस होती हैं उनको उनके अंदर जो होते हैं वो आप लिख देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज थी प्राइमरी डाटा के लिए और आपकी सेकेंडरी डाटा के लिए। तो जितने हमने पॉइंट्स लिखे हैं आप उन सब पॉइंट्स को भी अपनी इन स्ट्रैटेजीज के अंदर जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं सबका पर्पस सेम ही है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इस पार्ट के अंदर हम लोग टेक्निकल एक्सपोजिशन के जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं मोस्टली ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछे जा सकते हैं, जिनमें आपकी टॉपिकल अरेंजमेंट क्या होती है, एग्जाम्पलिफिकेशंस क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन क्या होती है, कैजुअल एनालिसिस क्या होती है, और मोस्ट ऑफ आपको जो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट में आ सकते हैं, डिफाइन द कैजुअल एनालिसिस, इट्स रोल इन रिपोर्ट राइटिंग में इसका क्या रोल होता है, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल हाउ डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन हेल्प इन टेक्निकल राइटिंग, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे जो होते हैं आपकी आउटलाइन के अंदर है और शॉर्ट वाइज आते हैं मोस्ट ऑफ। तो इनको हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको एक्सप्लेन करना ताकि आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सके। सबसे पहले हम देख लेते हैं टेक्निकल एक्सपोजिशंस क्या होते हैं और ये मेथड होते हैं आपके इफेक्टिव एग्जाम्पलिफिकेशन की या एक्सप्लेनेशन के। अब देखो इसका इंट्रोडक्शन अगर दूं, सबसे पहले तो जो टेक्निकल एक्सपोजिशन होती है इसका मतलब होता है कि किसी टेक्निकल या फॉर्मल टॉपिक को जब आप क्लियरली, लॉजिकली और स्ट्रक्चर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो वो आपकी टेक्निकल एक्सपोजिशन होती है। इसका मतलब होता है कि जो रीडर है उसको किसी कॉन्सेप्ट की, किसी प्रोसेस की या एनालिसिस को आसानी से समझ आ जाए विदाउट किसी भी कंफ्यूजन के, तो वो आपकी टेक्निकल एक्सपोजिशन होती है। अब टेक्निकल एक्सपोजिशन में कुछ की मेथड्स होते हैं जिनका आपके इंफॉर्मेशन होना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिनका यूज राइटर करता है अपनी रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट को इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। और ये मेथड जो है मोस्टली सबसे पहले आता है आपके पास टेक्निकल अरेंजमेंट, देन आपके पास एग्जाम्पलिफिकेशन होता है, देन डेफिनेशन होती है, देन क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन होती है, देन आपकी कैजुअल एनालिसिस होती है। अगर हम बात करें अपने टॉपिकल अरेंजमेंट की तो इसके नाम से देखिए लिखा है कि टॉपिकल अरेंजमेंट। आपको पता चल रहा होगा कि ये नाम एक टॉपिक से निकला है, तो इसमें कंटेंट को टॉपिक के अकॉर्डिंग जब आप इसको अरेंज करते हैं, यानी टॉपिकल अरेंजमेंट जब आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी रिपोर्ट को, किसी भी आप कंटेंट को जब आप टॉपिकल वाइज, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं टॉपिक वाइज आउटलाइन से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और आप जब उसको टॉपिकल यानी टॉपिक वाइज जब आप उसको अरेंज करते हो तो वो आपकी टॉपिकल अरेंजमेंट होती है। हर टॉपिक को आप अलग हेडिंग या अलग सेक्शन के जरिए जब आप उसको कवर करते हैं तो आपकी टॉपिकल अरेंजमेंट होती है। ये मेथड उन रिपोर्ट में यूज होता है जहां आपके जो आपके रेलिवेंट टॉपिक्स होते हैं आपने उनको डिस्कस करना होता
है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी रिपोर्ट जो होती है वो इंटरनेट सिक्योरिटी पर लिखनी है, तो आप टॉपिक वाइज कैसे लिखोगे? पहले आप पासवर्ड प्रोटेक्शन लिखोगे, आपने पासवर्ड को कैसे प्रोटेक्ट करना है या पासवर्ड के थ्रू कैसे प्रोटेक्ट करना है, देन आप उस पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओगे, देन आप फायरवॉल यूजेज लगाओगे, फिर आप वायरस प्रोटेक्शन लगाओगे। यानी हर टॉपिक को अलग अलग सेक्शन में कवर किया है ये, और ओवरऑल ये किसी एक टॉपिक पे बात हो रही है, और वो टॉपिक क्या था आपका? इंटरनेट सिक्योरिटी। पहले एक बड़ा टॉपिक होता है इंटरनेट सिक्योरिटी, उस टॉपिक को जब आप लोग छोटे छोटे सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो वो जो डिवीजन होती है वो आपकी टॉपिकल अरेंजमेंट होती है, जिसको आप टॉपिक वाइज जो होते हैं वो अरेंज कर रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है विच इज द एग्जाम्पलिफिकेशन। अभी एग्जाम्पलिफिकेशन भी वर्ड एग्जाम्पल से निकला है, ठीक है। एग्जाम्पलिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स आइडिया को एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन करना। जब कोई आइडिया एब्स्ट्रैक्ट या टेक्निकल होता है, तो आप कोई भी रियल लाइफ एग्जाम्पल यूज करते हैं, तो आपका वो कंसेप्ट जो होता है वो रीडर को आसानी से समझ में आ जाता है। तो हर चीज को जब हम एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं, तो आपको ये ज्यादा अच्छा हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं एग्जाम्पलिफिकेशन। जैसे अगर हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो इसकी एग्जाम्पल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही ले लेते हैं कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स बता रहे हैं, तो आप एग्जांपल दें कि एआई का जो इस्तेमाल होता है वो गूगल मैप्स में भी होता है, जहां पे आप रियल टाइम में आप अपनी ट्रैफिक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ाती हूँ, तो कई बार ऐसा होता है मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रही होती हूँ, तो वो भी एग्जाम्पलिफिकेशन में ही आता है कि उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए जब हम एग्जाम्पल देते हैं, तो वो आपकी एग्जाम्पलिफिकेशन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है विच इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑब्वियसली किसी का इंट्रोडक्शन देना, किसी की तारीफ करना। तो हमारे पास जो पेपर में क्वेश्चन था, मोस्टली जो अभी गेस्ट क्वेश्चन था, वो एक्सप्लेन विद द एग्जांपल हाउ डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन हेल्प इन टेक्निकल राइटिंग। तो एग्जाम्पल जो डेफिनेशन होती है, इसका रोल टेक्निकल राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपने कोई नई टर्म या कोई मुश्किल टर्म आती है, तो आप उसे डिफाइन करना जरूरी होता है, ताकि जो रीडर होता है वो उसे इजीली हम समझ सके। अब टेक्निकल डॉक्यूमेंट में क्लियरली जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो डेफिनेशन ही होते हैं, और उसको क्लैरिटी को इंक्रीज करने के लिए, क्लैरिटी क्रिएट करने के लिए आपको डेफिनेशन का यूज करना पड़ता है। जैसे आपके डॉक्यूमेंटेशन में कहीं भी, रिपोर्ट में कहीं भी क्लाउड कंप्यूटिंग आई है, तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन लिख दोगे ना कि क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर या डिफाइन द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। आप इस तरह करके लिखोगे, और आपने जो है वो आपकी डेफिनेशन यहाँ पे जो है वो इंक्लूड हो जाएगी। तो जो डेफिनेशन होती है वो रीडर को बताता है कि टर्म के अकॉर्डिंग, या आपकी जो टर्म है आप जो लिख रहे हैं उसका मतलब क्या होता है। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा पॉइंट आप लिख देते हो, तो आप सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखते हो। डेफिनेशन इसलिए ताकि जो रीडर होता है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, हमारे पास क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन आ जाती है, हमारा नेक्स्ट मेथड, दैट इज दिस वन, ठीक है। यानी सिस्टमैटिक कैटेगरीज होती है। अब इसके अंदर आपने क्या करना होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को कैटेगरीज में डिवाइड करना, जबकि जो डिवीजन होती है उसका मतलब होता है किसी भी सिंगल कॉन्सेप्ट के पार्ट को एक्सप्लेन करना। वो आपकी क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन में आ जाती है, ठीक है। अब ये मेथड जो होता है आपकी जितनी भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको ऑर्गेनाइज और इजीली अंडरस्टैंड बनाने के लायक जो होता है वो आपको बना देता है। जैसे आप अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की, तो आप जो है वो सुपर कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर सिस्टम में अगर आप क्लासिफाई करो इसके प्राइमरी कैटेगरीज के अंदर, तो आप कहोगे पहले सुपर कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर पर्सनल कंप्यूटर, फिर एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं। ये आप दे रहे होते हैं क्लासिफिकेशन की एग्जाम्पल। और अगर हम डिवीजन की एग्जाम्पल देते हैं, तो आपको कहा जाता है कि कोई भी स्मार्टफोन है उसको उसकी डिवीजन को एक्सप्लेन करो, तो आप कहोगे कि डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होती है, टच स्क्रीन इंटरफेस होता है, उसका बैटरी सिस्टम होता है यानी पावर मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो एंड्रॉइड है या आईओएस है। तो उसके बाद आप डाटा स्टोरेज बताओगे, इसका मेमोरी का आर्किटेक्चर, और फिर जो कैमरा टेक्नोलॉजी होती है, इमेजिंग सिस्टम होता है, आप उसको एक्सप्लेन करोगे। तो ये इसका मतलब ये डिवीजन होती है। जब यानी एक चीज को देखो, अभी मैंने बात की एक मोबाइल है, इस मोबाइल की मैंने स्क्रीन सिस्टम की बात की, इसकी बैटरी की बात की, इसके मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की, इसके मैंने मेमोरी की बात की, इसके कैमरा की बात की। तो ये होती है डिवीजन, एक चीज को डिवाइड कर देना। जबकि क्लासिफिकेशन में भी हमने ऊपर पढ़ा था कि कंप्यूटर सिस्टम है और उसकी कैटेगरीज आ जाती है। जैसे ये एक कंप्यूटर है, अब डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर है, कोई कंप्यूटर जो है वो हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, कोई कंप्यूटर हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर है, और कोई कंप्यूटर जो है वो हमारे पास क्या है,
हमारा पर्सनल कंप्यूटर, जो हम लोग मोस्टली घर पे यूज करते हैं, वो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है विच इज द कैजुअल एनालिसिस, यानी कॉजेज एंड इफेक्ट एग्जामिनेशन होती है। कैजुअल एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी भी इवेंट को या इश्यूज को या सिस्टम के जो कॉजेज होते हैं और जो इफेक्ट होते हैं उनको एनालाइज करना होता है। अब ये मेथड उन टॉपिक्स के लिए यूज होता है जहां आपको ये अंडरस्टैंड करना होता है कि कोई भी चीज क्यों है और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसमें हम बोलते हैं कैजुअल एनालिसिस। जब में किसी भी चीज के आप कॉजेज बताते हैं, उसके इफेक्ट बताते हैं और जब उसका आप फाइनल रिजल्ट निकालते हैं तो वो आपका होता है कैजुअल। ठीक है, आप इसका एनालिटिक फ्रेमवर्क भी देख सकते हैं। पहले आप किसी भी अगर रिलेशनशिप है उसके अंदर आइडेंटिफाई और वेरीफाई करते हैं कि कैजुअली इसके कॉजेज क्या होते हैं, फिर आप उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉजेज निकालते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, डिफरेंट सिनेरियोज देते हो उनको अंडरस्टैंड रिकॉग्नाइज करने के लिए, और फिर आप टेम्परल जो होते हैं एक टेम्पल बना देते हैं उनके रिलेशनशिप को, और देन फिर उसके बाद आप इसके ऊपर जो होते हैं कैजुअली जो होते हैं उनके इफेक्ट्स बता देते हैं। अगर मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल देती हूँ तो आप यहाँ पे उसकी सिंपल तरीके वाली जो है वो एग्जांपल भी लिख सकते हैं। मोस्ट ऑफ अगर आप बात करते हैं कि डिक्लाइन बैटरी परफॉर्मेंस स्मार्टफोन, आपका स्मार्टफोन है और उसके अंदर जो बैटरी है वो कम होती जा रही है, तो आप क्या करोगे, कॉजेस निकालोगे। कॉज वन ये हो सकता है या तो आपकी बैकग्राउंड एप्स होती है वो ज्यादा चल रही हैं, यहाँ कॉस्ट हो सकता है कि आपकी जो चार्जिंग हैबिट्स है वो ओवरनाइट आप चार्ज लगा देते हो, जिसकी वजह से भी ऐसा होता है कि दिन भर आपकी चार्जिंग ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाती है जब पूरी रात आप मोबाइल को चार्ज लगाते हो। उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेशन जो है वो भी आपकी बैटरी को इफेक्ट करता है। जब आप ऑटो पे लगा देते हैं तो जब मर्जी इंटरनेट ऑन होता है तो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट, जब अपडेशन आई होती है तो वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि आपकी बैटरी जो होती है वो खुद ब खुद ही यूज हो रही होती है। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट मेथड थे आपके जो टेक्निकल एक्सपोजिशंस के, एंड आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब मेथड सिलेक्शन कंसिडरेशन कैसे होती है कि आपको किस मेथड को चूज करना है, ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके ऑडियंस का नॉलेज क्या है, आपकी सब्जेक्ट की कम्प्लेक्सिटी क्या है, आपके जो डॉक्यूमेंट है उनका पर्पस क्या होता है, और जो आपने एनालाइज करनी होती है उसकी आपने डेप्थ में जाना होता है। उसके बाद आपने इंडस्ट्री कन्वेंशन पे जाना होता है। उसके बाद आपने इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल मेथड, कुछ मेथड्स होते हैं उनको आप इंटीग्रेट करके लिखते हैं। जैसे अगर मैं टॉपिक की बात करती हूँ तो टॉपिक में जब हम अरेंजमेंट करते हैं फिर उसके अंदर हम डेफिनेशन भी इंक्लूड कर रहे होते हैं, एग्जाम्पल भी इंक्लूड कर रहे होते हैं, इनको हम इंटीग्रेट करके जो है हम लोग लिख रहे होते हैं, तो ये आपके इंटीग्रेशन मेथड में आ जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसमें एग्जाम्स के आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। उसमें क्वेश्चन जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रिपोर्ट से रिलेटेड है, जिसमें प्रपोजल्स क्या होते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट, आपके लीफलेट्स क्या होते हैं, ब्रोशर्स क्या होते हैं, हैंडबुक्स क्या होती है। ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले हमने जो वीडियो में थोड़ा आप पीछे जाकर देखे तो अभी हमने इन सब के बारे में जो है वो थोड़ी सी नाउ हाउ ली है, इन्फॉर्मेशन ली है। अब इससे रिलेटेड जो आपके पास पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो किस तरह के आए हुए हैं, व्हाट आर द प्रपोजल लिस्ट डिफरेंट टाइप, प्रपोजल क्या है इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में आपने लिखना है। उसके बाद आपके पास एक शॉर्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखनी है जो आपके रेस्टोरेंट इंटीरियर से रेलिवेंट होती है, और आपने एक फिजिकल रिपोर्ट लिखनी है जो कि आपके बैंक की ब्रांचेस जो होती हैं उनके बारे में होता है, किसी भी बैंक से रिलेटेड। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को कैसे लिखना है मैं आपको ये बताऊंगी, और इस तरह की जो रिपोर्ट्स आपको जितनी भी आएंगी आपने हर एक के अंदर यही मेथड यूज करना है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रपोजल जो है वो होता क्या है। अभी हमने प्रपोजल के बारे में भी इंफॉर्मेशन ली थी। एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप कोई भी आइडिया, कोई भी प्लानिंग होती है, कोई भी रिक्वेस्ट आप उसको अप्रूव करवाना होता है, या कोई भी जो आपकी फंडिंग सिस्टम होता है या सर्विसेज होती है, जब आप किसी भी क्लाइंट से आप अपने बॉस से अप्रूवल लेने के लिए जब आप उस फॉर्मल डॉक्यूमेंट को लिखते हैं तो वो आपका प्रपोजल होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप इसकी आउटलाइन क्या होती है कि आपने इसके अंदर अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली लिखना होता है, अपने फीचर्स को बताना होता है, किन किन मेथड्स का यूज करते हुए आपने अपने यहाँ प्रोजेक्ट बनाना है, आप वो लिखते हैं, अपनी कॉस्ट कितनी आएगी और आपकी आउटकम जो होती है वो क्या आ सकती है, वो आपने प्रपोजल्स के अंदर क्लियरली जो है वो एक्सप्लेन करनी होती है। अब प्रपोजल्स की डिफरेंट टाइप्स आते हैं जिसमें बिजनेस प्रपोजल आता है, रिसर्च प्रपोजल आता है, आपके सेल्स प्रपोजल आते हैं, आपके इंटरनल प्रपोजल्स आते हैं। अगर मैं बिजनेस की बात करती हूँ तो इसमें होता है कि आपने इसका पर्पस क्या होता है, इसका यूज क्या होता है कि किसी भी सर्विसेज या प्रोडक्ट के लिए जो क्लाइंट को कन्विंस करना होता है ना,
क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड वो आपकी बिजनेस प्रपोजल आता है। आपको एग्जाम में अगर कोई भी क्लाइंट से रिलेटेड कोई प्रपोजल आता है तो वहां आपने अपना बिजनेस प्रपोजल के बारे में ही लिखना है। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल की बात करें, किसी भी प्रोजेक्ट का अप्रूव लेना हो, किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट का, जैसे आपने डिफरेंट जगहों पर जाकर लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी किया तो वहां पे अपना रिसर्च का प्रपोजल लिखेंगे। उसके बाद सेल प्रपोजल आता है, जिसमें आपने क्या करना होता है कि कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको आपने सेल करना होता है। आप उसकी प्राइस बताते हैं, उसके बेनिफिट्स बताते हैं। इस तरह के जो प्रपोजल आएंगे आपके एग्जाम में मोस्टली किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में, ठीक है, किसी सीआरएम सिस्टम के बारे में, बिजनेस से रिलेटेड, तो अपने सेल प्रपोजल को लिखेंगे। उसके बाद इंटरनल प्रपोजल आता है। इंटरनल प्रपोजल के अंदर आप लोग क्या काम करते हो कि मोस्टली कंपनी के अंदर जो इम्प्रूवमेंट सजेशंस करना होता है वो आपके आता है। जैसे एक एम्प्लॉय है, उसने कोई काम किया है तो वो अपने बॉस से उस चीज की अप्रूवल लेने गया है, या उसने किसी चीज में इम्प्रूवमेंट करनी है तो उसे सजेशन लेने गया है, तो उसके लिए आप एक इंटरनल प्रपोजल जो है वो उसके लिख कर दे देते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा और भी टाइप आते हैं, जिसमें ग्रैंड प्रपोजल आता है एंड प्रोजेक्ट प्रपोजल आता है। अब जो ग्रैंड प्रपोजल होता है ना, इसके अंदर जैसे डिफरेंट एनजीओज होती है, गवर्नमेंट सोशल एजुकेशनल प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें आप फंड्स के लिए मोस्टली जो होते हैं, जैसे आप डोनेशंस के लिए कि गरीब लोगों की मदद करने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मेथड आप यूज करेंगे, ये सारे आप अपने ग्रैंड प्रपोजल्स के अंदर लिखेंगे। उसके बाद आप प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है, जिसमें आपने नया प्रोजेक्ट बनाया है। मोस्टली हम जब FYP का काम कर रहे हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का, तो उसके लिए हम लोग ये प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाते हैं। अब हर प्रपोजल के लिए अंदर आपको कुछ कॉमन चीजें जो है जो आपने हर एक के अंदर लिखनी है वो आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी प्रपोजल आपको लिखने के लिए कह देते हैं, बिजनेस प्रपोजल, आपने प्रोजेक्ट प्रपोजल, ग्रैंड प्रपोजल, इंटरनल प्रपोजल, इन सब की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और उसके बाद आपने इनको लिखने का क्या तरीका है। अगर आपको कोई सिनेरियो दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको एक शॉपिंग मॉल है उसको बिल्ड कराना है, आपने उससे रिलेटेड कोई ऐप बनानी है, तो आप उससे रिलेटेड आप प्रपोजल बनाएंगे। अपने हेड से जो है अप्रूवल लेने के लिए आप सबसे पहले टाइटल पेज दोगे, आपके प्रोजेक्ट का नेम, ऑथर, डेट वगैरह लिखोगे, आप इंट्रोडक्शन लिखोगे कि आपके प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, क्यों प्रपोजल लिखा है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, किन किन मेथड का यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करोगे, वो आप लिखोगे। उसके बाद कितनी कॉस्ट लग सकती है, वो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, कॉस्ट वाला एक पूरा चैप्टर हम इंक्लूड करते हैं, वो बजट के अंदर आ जाता है। टाइमलाइन लिखते हैं जिसमें हम गैंट चार्ट इंक्लूड करते हैं, आप फेजेस बनाते हो, डेडलाइन देते हो। उसके बाद आप कंक्लूजन इंक्लूड करते हैं, कॉल टू एक्शन या बेनिफिट्स बताते हैं कि आपके प्रपोजल्स के आपके क्या कंक्लूजन आएंगे और फ्यूचर में इसका क्या यूज होगा। ये की कंपोनेंट आपने याद रखने हैं अपने प्रपोजल के लिए। और ऑब्वियसली आपने FYP का काम किया तो आपको प्रपोजल के बारे में तो ऑब्वियसली अच्छी खासी जो है वो नाउ होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक हमने बताया था कि पास पेपर में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ ऐसे कि जिसमें आपने रिपोर्ट्स तैयार करनी होती है या प्रपोजल बनाना होता है। उसमें सबसे पहले एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है, जिसमें आपने रेस्टोरेंट का इंटीरियर रेनोवेशन जो है उसके लिए आपने जो है वो काम करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो रिपोर्ट जो है वो आप किसको लिख रहे हैं, ठीक है, कहाँ से लिख रहे हैं, आप डेट क्या है और सब्जेक्ट क्या है आपका, आपने वो लिखना है। उसके बाद हम बात करेंगे, अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देंगे। प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देंगे, क्या देंगे, ऑब्जेक्टिव क्या लिखेंगे, ठीक है, ये आपने अंदर इंक्लूड करना है कि जैसे हम रेस्टोरेंट का इंटीरियर है उसको डिजाइन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट एवेन्यू है, आप वो लिखना चाह रहे हैं रेस्टोरेंट के लिए, आपने उसके लिए आपको एग्रीमेंट चाहिए, आपने पूरा प्लान रेडी किया हुआ है। आप अपने मॉडर्न और स्टाइलिश जो अभी आपके स्टैटिक सिस्टम होते हैं, वुडन एसेंट्स होते हैं, वार्म लाइटिंग होती है, यानी आपने अपने रेस्टोरेंट का क्या इंटीरियर डिजाइन रखना है, आप उसके बारे में लिखते हैं। उसके बाद आप वर्क कंप्लीटेड, कब आपका काम कंप्लीट होगा, आप डिजाइन एंड लेआउट के बारे में लिखेंगे, ठीक है, आपकी लाइटनिंग इंस्टॉलेशन है, आप जो लाइट्स अंदर जो है आप उनको कैसे लगाएंगे, आप फर्श जो होता है जमीन उस पर कैसे आप पूरा डिजाइन करेंगे, क्या लेआउट होगा, कलर स्कीम क्या होगी आपके रेस्टोरेंट की रेनोवेशन के लिए। उसके बाद आपका फर्नीचर जो है वो किस टाइप का होना चाहिए, आप वुडन रखेंगे, आप चेयर्स कितनी होंगी, ठीक है, टेबल कैसे रखेंगे, स्टूल जो होते हैं अक्सर आप व्हाट जो ड्रिंक करते हैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर उनके लिए स्टूल रखे जाते हैं। उसके बाद सोफाज जो होते हैं वो भी आप रखना चाहते हैं और किस डेट तक आप रखना चाहते हैं। उसके बाद वॉल फिनिश यानी आपने जो वॉल्स होती हैं उनको क्या पेंट करेंगे, उन पे क्या आपने डिजाइन करवाना है, आप वो लिखेंगे। उसके बाद अभी जो करंटली आपका काम कौन सा आपके रेस्टोरेंट के अंदर चल रहा है, जैसे कि आपके लॉन्ज एरिया है जिसमें आपने फाइनल जो पेंटिंग सिस्टम है वो आपका 60% डन हो चुका है, सोफास की डिलीवरी जो है वो उसका इंतजार हो रहा है कि आप सोफा की डिलीवरी होगी।
उसके बाद आप बताओगे जो मेन्यू बोर्ड है और जो भी आपने मतलब मेन्यू बोर्ड जिसमें आपने कंप्लीट खाने की पूरी डिशेस वगैरह जो होती हैं वो आप लगा चुके हैं, आप अपने क्लाइंट के रिव्यूज भी कलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद चैलेंजेस एंड डिलेज बताएंगे कि किन वजह से आपका जो इंटीरियर डिजाइन होता है वो किन वजह से डिले हो रहा है, क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या रिस्क आपको फेस करने पड़ रहे हैं वो बता देंगे। उसके बाद वेदर इम्पैक्ट क्या हो रहा है, जो पेंट का काम है वो कुछ वेदर हैवी रेन की वजह से आपको ये एक्सटीरियर का काम जो होता है उसको आप डिले करना पड़ा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप वो इंक्लूड करेंगे, जैसे आप जो है नेक्स्ट पहले अपनी वॉल की पेंटिंग वगैरह जो होते हैं वो आप कंप्लीट करेंगे। देन आप जितने भी फर्नीचर सिस्टम्स हैं आप उनको रखेंगे। इंस्टॉल करने का मतलब होता है आप वहाँ पे सारे सिस्टम को जो है वो सेट करके रखेंगे। उसके बाद अपने मेन्यू बोर्ड को फाइनलाइज करेंगे। देन उसके बाद अपनी ब्रांड बनाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है वो क्लीनिंग वगैरह जो है अपने सिस्टम के अंदर करवाएंगे। उसके बाद आप बताते हैं कि आपकी जो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन कब होगी। अगर आप 9 जुलाई में रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपकी अब उसकी डेडलाइन बताएंगे कि मोस्ट ऑफ चांसेस हैं कि 18 जुलाई तक जो है वो हमारा इंटीरियर का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद आप रिमार्क्स देंगे जो क्लाइंट होते हैं उनसे, जो आपने फीडबैक इकट्ठे किए हैं तो मोस्टली वो किस तरह से कॉपरेशन करना चाह रहे हैं, जो माइनर डिलेज आए हैं क्या ओवरऑल टाइम पर उसका कोई इम्पैक्ट हो रहा है नहीं, ये आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। और देन आप बताएंगे ये रिपोर्ट किससे प्रिपेयर की है, ठीक है, कहाँ का वो मैनेजर है और उसका कॉन्टेक्ट नंबर जो है, फोन नंबर और जो आपका जो भी सिटी ईमेल वगैरह होगी वो आप अंदर इंक्लूड कर देंगे। ये होती है रिपोर्ट, ठीक है। किसी भी आपको होटल से रिलेटेड आएगी, कोई डिजाइन से रिलेटेड आएगी, कुछ भी आती, कोई भी रिपोर्ट आती है ना, आपने ये पॉइंट अंदर इंक्लूड करने हैं। मैं फिर से अब अगली रिपोर्ट की तरफ चलती हूँ, उसमें भी आपको यही पॉइंट मिलेंगे। जैसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, जैसे किसी भी बैंक ब्रांच होती है उसकी एक्सपेंशन के लिए अब किसको लिखी है, कहाँ से लिखी गई है, डेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, मार्क ओवरव्यू लिखेंगे कि आज जो होती है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रही है, उसमें बैंकिंग का ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लीगल एंड रेगुलर कंप्लायंस, क्योंकि बैंक के अंदर जो है लाइसेंस सिस्टम होता है, टैक्स एंड पॉलिसी सिस्टम्स होते हैं वो अंदर इंक्लूड करेंगे। उसके बाद ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं आप वो अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अब ना एक वीडियो बनाऊंगी मैं अलग से इस वन शॉट के बाद, जिसमें मैं आपको सारी रिपोर्ट जो होती है उनको पहचानने की, कि अगर आपको ये रिपोर्ट आती है आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इससे रिलेटेड फिजिबल रिपोर्ट लिखनी है, प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखनी है, या कौन सी रिपोर्ट जो है वो आपने इससे रेलिवेंट लिखनी है। उसके बाद अगर आप स्वॉट एनालिसिस होता है, जैसे स्ट्रेंथ है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, आप आपके बैंक सिस्टम के अंदर आप उनको भी इंक्लूड करोगे। फाइनेंशियल जो प्रोजेक्शंस होती है वो भी आप अंदर इंक्लूड करोगे। और कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, यानी मेरा पर्पस इस वीडियो में आपको सिर्फ उनके स्टेप बताने हैं, अंदर का डाटा आप खुद भी कुछ भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद आप बताएंगे कि ये भी किससे प्रिपेयर्ड किया है, कहाँ से, किस बैंक से का मैनेजर है या एनालिटिक्स है। और उसके बाद आप उसका कंटेंट जो है वो यहाँ पर लिख देंगे। अब ना हम चलते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और इनके में भी कोई ना कोई इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें सबसे पहले आता है शॉर्ट रिपोर्ट्स वर्सेस लॉन्ग रिपोर्ट। अगर आप ऊपर स्टेटमेंट देखते हैं तो आपके जो प्रोफेशनल बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जॉब एप्लीकेशंस होती हैं, उनसे रेलिवेंट जो है इस पार्ट के अंदर हम लोग वो डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट रिपोर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट। तो इसमें आपने क्या करना है, कुछ पॉइंट्स याद करने हैं। सबसे पहले तो उस रिपोर्ट की, चाहे वो शॉर्ट है चाहे लॉन्ग है, उनकी आपकी लेंथ कितनी है, उनका पर्पस क्या होता है, उनकी टोन आपने क्या रखनी है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका यूजेज आप कहाँ यूज करते हैं, और देन आप उसकी एग्जाम्पल देंगे। अगर हम बात करते हैं ना शॉर्ट रिपोर्ट की, तो यूजुअली 1 to 5 पेजेस की जो रिपोर्ट लिखी जाती है ना वो आपकी शॉर्ट रिपोर्ट होती है, ठीक है। उसके बाद इसका पर्पस क्या होता है कि क्विकली कोई भी इंफॉर्मेशन देना या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको अपडेट करना या उसको समराइज करना, वो इसका पर्पस होता है। जबकि जो लॉन्ग रिपोर्ट होती है ये मोस्टली 10+ पेजेस की होती है, या 10 की होती है, या 10 से ज्यादा पेजेस की होती है। अब आपको मोस्ट ऑफ एग्जाम में लॉन्ग रिपोर्ट तो लिखने का बोलेंगे नहीं, क्योंकि इतने पेजेस होते नहीं है कि आप पूरी लॉन्ग रिपोर्ट लिखने बैठ जाए। उसके बाद इसका पर्पस ये होता है कि आपकी डिटेल एनालिसिस होती है और रिसर्च होती है प्रॉपर किसी भी टॉपिक के ऊपर, फिर उसके ऊपर जो होता है वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको लिखा जाता है। उसके बाद इसकी टोन बोलेंगे तो ये डायरेक्ट होती है और कंसाइज वे में होती है, जबकि जो हमारी लॉन्ग रिपोर्ट होती है वो फॉर्मल होती है और एक प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर फॉर्मेट की बात करें, जब आप मेमो की बात करते हैं या आप जो लेटर फॉर्मेट की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग जो होते हैं वो हम लोग फॉर्मेट रिपोर्ट जो है इसमें हम लोग शॉर्ट रिपोर्ट लिखते हैं। अब ये जो 1 to 5 पेजेस है, जरूरी नहीं 1 से 5
पेजेस, हो सकता है वो 2 पेजेस की भी हो, 3 पेजेस की भी हो सके, ठीक है। लेकिन जो लॉन्ग फॉर्मल रिपोर्ट होती है ना, ये 10 पेजेस या उससे ज्यादा की होती है, उससे कम की नहीं होती है। उसके बाद अगर इसका फॉर्मेट देखें, इसके अंदर पहले टाइटल पेज लिखते हैं, टाइटल पेज के अंदर सिर्फ हमने एक टाइटल पेज लिखना होता है। देन इसका हम टीओसी लिखते हैं, उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, यानी टेबल ऑफ कंटेंट अलग से बनाते हैं। देन एक अलग पेज में एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, तो ये हमारे यहाँ पर 3 पेजेस हो जाते हैं। उसके बाद हम चैप्टर्स लिखना स्टार्ट करते हैं, मोस्टली 8 चैप्टर होते हैं या 6 चैप्टर्स होते हैं, और उसके बाद एंड पे हम उसका रेफरेंस देखते हैं। तो कुल मिलाकर जो है आपके 10 से ज्यादा पेजेस बन जाते हैं। टाइटल पेजेस जो है वो पेज नंबर 1 पे लिखते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट हम सेकंड पेज पे लिखते हैं, उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं जिसमें ओवरऑल आपकी प्रोजेक्ट की समरी होती है। देन बाकी चैप्टर्स जितने भी आप लिखेंगे, आप उसका जो है वो उसके आप 4 से 5 पेजेस हो जाएंगे। फिर आप एंड पे एक रेफरेंस, कहाँ कहाँ से आपने रेफरेंस लेकर जो है वो आपने उन चैप्टर्स को लिखा है, कहाँ से आपने क्या इन्फॉर्मेशन लिया, वो एक पेज पे या 2 पेज पे लिखेंगे, तो आपसे 10 से ज़्यादा पेजेस जो होते हैं ना, वो आपके यहाँ पर बन जाएंगे। तो इतना ईजी होता है लॉन्ग फॉर्मल रिपोर्ट लिखना भी। तो आप अगर आपको पेपर में आती भी है ना, तो क्योंकि जो टाइटल पेज होता है, यू नो व्हाट, कि उसमें हमने लोगो वगैरह जो होता है अपने प्रोजेक्ट का या जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हमने लिखनी होती है। अगर पेपर में आती भी है ना, मोस्टली चांसेस तो नहीं होता, लेकिन अगर आ भी जाती है ना, तो आप उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाकर, जैसे कि आप यहाँ पर इस तरह करके एक ब्लॉक बनाएंगे और आप नीचे लिख देंगे पेज नंबर 1, ठीक है। उसके अंदर आप अपना टाइटल पेज बना देना। देन दूसरा ब्लॉक बनाएंगे और उसके नीचे आप लिख देंगे पेज नंबर 2, ठीक है। यानी एक पेज पे आप 2 पेज का काम कर सकते हैं। तो ये आपका जो होता है लॉन्ग फॉर्मल रिपोर्ट हो जाएगी। अगर आपके पास जो होता है पेजेस कम पड़ जाते हैं, तो 5 पेजेस रख दीजिएगा एंड पर। अगर ये रिपोर्ट आती है तो आप उनको 10 जो है पेजेस बनाकर जो है वो काम कर सकते हैं। और ये जो होती है शॉर्ट रिपोर्ट होती है, मोस्टली 2 से 3 पेजेस की होती है, या मोस्टली 1 से 2 पेजेस की भी हो सकती है। उसके बाद अगर यूज की बात करें, तो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए या डेली अपडेट्स के लिए, डेली अपडेट्स में 1 या 2 पेजेस इंक्लूड होते हैं। जब आप रिसर्च पेपर पे काम करते हो, फिजिबिलिटी स्टडी से रिलेटेड या कोई टेक्निकल प्रपोजल लिखना होता है, तो तब आप लोग जो होते हैं, आप जैसे प्रोजेक्ट का प्रपोजल लिखा था, वो भी 10 से 12 पेजेस या मोस्टली 20 पेजेस का था। उसके बाद एग्जांपल दे सकते हैं, वीकली सेल रिपोर्ट जो होती है, एक वीक में कितनी आपकी सेल्स हुई हैं उनकी रिपोर्ट बनाना, एक शॉर्ट रिपोर्ट होती है। उसमें आप क्या करते हो, एक्सेल शीट का भी यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद फिजिबल स्टडी ऑफ सोलर पावर प्लांट इन कराची। तो एक पावर प्लांट का जो प्रोजेक्ट होता है, उसमें पहले आप टाइटल पेज देते हो, टेबल ऑफ कंटेंट देते हो कि एक पावर प्लांट बनाने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, आपके क्या मेथड्स हैं, सारी चीजें जो होती है, उसकी कॉस्ट कितनी लगी, उसमें टाइम कितना, टाइम कॉस्ट वगैरह सब कुछ होता है, आप इंक्लूड करोगे एक लॉन्ग रिपोर्ट के अंदर। ये होती है आपकी शॉर्ट रिपोर्ट वर्सेस आपकी लॉन्ग रिपोर्ट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, हमारी डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन आती है, एंड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये जो डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन होते हैं, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी सर्विसेज के बारे में, किसी भी सिस्टम के बारे में, जब आप कोई टेक्निकल डिटेल, फीचर या रिक्वायरमेंट को लिखते हैं, तो वो आपकी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन होता है। यानी स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में, किसी स्पेसिफिक सर्विस के बारे में, किसी स्पेसिफिक सिस्टम के बारे में, जब आप उसकी टेक्निकल डिटेल, फीचर, रिक्वायरमेंट क्या होती है वो इंक्लूड करते हैं, तो वो आपकी एक स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होती है। जैसे हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए बना रहे हैं, ठीक है, ऐप पर बना रहे हैं या वेबसाइट पर बना रहे हैं, तो हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं हमारी डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन होती है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट होता है हमारा। इसका मोस्टली अगर यूजेस की बात करें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका यूज किया जाता है, इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट में इसका यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्शन जैसे बिल्डिंग वगैरह जो बनाते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है। की कंपोनेंट देखें कि हम इस डॉक्यूमेंट को लिखते हुए क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हम लोग पर्पस लिखते हैं, हमारे सिस्टम या प्रोडक्ट के ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट यानी क्या करना चाहिए, ये सिस्टम आपका क्या करेगा। उसके बाद आप नॉन फंक्शनल भी लिख सकते हैं, जिसमें अपने सिस्टम की सिक्योरिटी के बारे में लिखेंगे, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में लिख सकती है। उसके बाद इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है, यानी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की जो डिटेल होती है वो आप अंदर इंक्लूड करेंगे। फिर आपका बजट कितना लगा, क्या टूल आपने यूज किए, क्या लिमिटेशंस है, वो कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर आता है, वो आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। और उसके बाद टाइमलाइन बताएंगे कि आपका अपना प्रोजेक्ट जो होता है वो डेवलपमेंट फेज क्या था, और हर फेज को डेवलप करने में आपको कितना टाइम लगा था। उसके बाद हम बात करेंगे रिव्यू ऑफ द लैंग्वेज इन बिजनेस डॉक्यूमेंट के अंदर आप जो लैंग्वेज यूज करते हैं, आप
उसका रिव्यू करेंगे। आपको क्वेश्चन किस तरह से आता है, व्हाई इज लैंग्वेज रिव्यू इंपॉर्टेंट बिफोर फाइनलाइज अ बिजनेस डॉक्यूमेंट। को फाइनलाइज करने से पहले हमारी लैंग्वेज जो होती है वो कैसे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करने से पहले आप उसके अंदर ग्रामर, स्पेलिंग या टोन वगैरह जो होते हैं या अपने सेंटेंस की क्लैरिटी जो होती है वो आपने चेक करनी होती है। इसका पर्पज ही ये होता है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करते हैं कि आप डिफरेंट किस्म की चेकलिस्ट बना लेते हैं। जैसे सबसे पहले आप चेकलिस्ट बना लेते हैं, ग्रामर स्पेलिंग आपने चेक की, कोई एरर तो नहीं है, नो एरर, तो आप इस पर टिक कर देंगे। उसके बाद आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है, तो जिसमें आप लिखते हैं कि आपका सेंटेंस शॉर्ट और क्लियर होना चाहिए, ठीक है, अगले को अंडरस्टैंडिंग हो, उसको समझ आए, आप उस पर टिक कर देंगे, हाँ ये भी काम हो गया है। उसके बाद टोन देखिए कि आपने जो अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो फॉर्मल एंड प्रोफेशनल कौन सी टोन यूज की है। अगर आपको पता चल गया देन आप टिक कर दें। आपने कोई भी पैसिव वॉइस जो होती है आपने उससे अवॉइड करना है, आपने एक्टिव वॉइस जो होती है उसका यूज किया है तो देन आप उसको टिक कर दें, ठीक है। और उसके बाद आपने कंसिस्टेंसी देखनी है कि आपकी टर्मिनोलॉजी जो होती है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम किया देन आप टिक कर दें। आप भी, आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के स्टूडेंट है तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट को देने से पहले इन चीजों की तरफ जरूर ध्यान करें। कोई भी एरर, कोई एक छोटा सा, जैसे अगर एरर लिखा हुआ है, एरर में अगर मैंने ओ नहीं डाला है तो इस चीज की भी मिस्टेक होती है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ग्रामर मिस्टेक होती है, तो अगला जो डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज कर रहा होता है ना वो इसकी मिस्टेक को निकाल सकता है। उसके बाद हम देखेंगे राइटिंग द टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट। क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, व्हाट आर द की फीचर ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, के की फीचर्स क्या है। कोई भी टेक्निकल रिपोर्ट लिखनी है, रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है, आपको इनके बारे में मैंने पहले भी बताया। आपका टाइटल पेज होना जरूरी है जिसके अंदर आप रिसर्च का टॉपिक लिखते हैं, ऑथर लिखते हैं और डेट बताते हैं और आपने साइन करने होते हैं। उसके बाद आपकी एब्स्ट्रैक्ट आते हैं जिसमें ओवरऑल आपने प्रोजेक्ट की ब्रीफ सी समरी बतानी है कि ये जो डॉक्यूमेंट या प्रपोजल या रिपोर्ट लिखने लगी हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखनी है वो आप समरी बना देंगे। देन इंट्रोडक्शन देंगे, मेथड, फाइंडिंग, ये सारा कुछ बार बार रिपीट हो रहा है, आपने यही चीजें अंदर इंक्लूड करनी है। अब इसका पर्पस ही क्या होता है, न्यू नॉलेज को शेयर करना होता है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है, देन जो भी एकेडमिक या टेक्निकल फील्ड आते हैं उनके साथ कंट्रीब्यूशन करना होता है। अब हम बात करेंगे जॉब एप्लीकेशन एंड रिज्यूमे राइटिंग। जॉब एप्लीकेशन, आपको कोई भी एप्लीकेशन लेटर लिखने के लिए बोल सकते हैं, उसका मैं आपको एक सैंपल बताऊंगी, आपने उस सैंपल को फॉलो करते हुए कोई भी जॉब एप्लीकेशन या लेटर आता है तो आप वो लिख सकते हैं, स्पेशली आप जॉब से रिलेटेड, ठीक है। आपकी जॉब क्या है कि कोई भी फॉर द पोजीशन ऑफ द कंटेंट राइटर के लिए आप एक जो है इस पोजीशन लेने के लिए आप एप्लीकेशन या जॉब लेटर लिखें। सबसे पहले आपने लिखना है टू, उसके बाद लिखना है दी हायर मैनेजर, जिसको भी आप लिख रहे हैं कहाँ का आपने लिखना है, कहाँ से हैं आप। उसके बाद आपने क्या करना है, सब्जेक्ट बताना है। पहले आपने टू लिखना है, सॉरी इस टू को आपने यहाँ पर करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट बताना है, फिर आपने यहाँ पे सैल्यूटेशन यूज करनी है, डियर सर और मैडम, ठीक है। उसके बाद आपने इतना सा जो होता है कोई भी जो मेन बात होती है ना वो आपने लिखनी है। जैसे आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द कंटेंट राइटर पोजीशन एज अ एडवर्टाइज ऑन योर वेबसाइट, की एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं कंटेंट राइटिंग की पोजीशन वाला जो है वो काम करूंगी, मैं उसके लिए अप्लाई करने के लिए लिख रही हूँ। एंड आई होल्ड अ बैचलर डिग्री इन द इंग्लिश लिटरेचर, के अंदर मैंने बैचलर इन जो है वो डिग्री की है, बीएस इंग्लिश की है। और उसके बाद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपने लिखना है कि आपका एक्सपीरियंस किस चीज में रहा है। फिर इन माई प्रीवियस रोल, आपका पहला जो रोल था उसमें क्या लिखना है, आई मैनेज द बिलॉग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, माई रिसर्च स्किल क्रिएटिविटी एंड एबिलिटी टू मीट द डेडलाइन मेक मी अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर योर टीम। उसके बाद लिखना है अटैच इज माई रिज्यूम फॉर, आपने अपनी रिज्यूम भी साथ में अटैच करनी है। आई वुड अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस माई एप्लीकेशन फर्दर। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी है, उसके साथ आपने रिज्यूमे को भी अटैच करना होता है। देन उसके बाद आप सिंसियरली लिखेंगे और जो भी नाम होगा, जो भी फोन नंबर होगा, सॉरी ये सारे रॉन्ग नंबर है, ठीक है, आपने ये नहीं कि इन पे कॉल करने लग जाए, ठीक है, आपने ईमेल देनी है, देन इट्स ओके। उसके बाद हम चलते हैं रिज्यूमे की तरफ। आप अपने रिज्यूम कैसे लिखोगे प्रोफेशनल तरीके से, इसके कुछ एसेंशियल कंपोनेंट लिखते हैं। पहले आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है जिसमें आप नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह देते हैं। उसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि आपका प्रोफेशनल गोल क्या होता है, आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद आपने एजुकेशन आपकी क्या है, आपने डिग्री कहाँ से लिया, किस इंस्टीट्यूट से लिया, आपका ग्रेड क्या रहा है। देन आप अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखेंगे, जॉब की टाइटल देंगे, कंपनीज के बारे में बताएंगे और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या रोल थे वो लिखेंगे।
उसके बाद अपने स्किल्स के बारे में बताएं, सर्टिफिकेट के बारे में बताएं, उसके बाद लैंग्वेज के बारे में बताएं कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, ठीक है, एंड रेफरेंस के बारे में बताएं, जैसे आप कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कोई भी रेफरेंस आपने कहाँ से लिया है, क्या अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट था वो आपने लिख देना है। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था एंड आई सो ये करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस पार्ट के अंदर आप जानेंगे कि आपकी प्रोफेशनल रिपोर्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, मैकेनिकल एंड ग्राफिकल एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। अब पेपर में आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट एलिमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर एलिमेंट जो होते हैं वो कैसे जो होते हैं, मतलब क्या एलिमेंट जो होते हैं इसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट ग्राफिकल एंड कंटेंट टू डिजाइन अ सेल ब्रोशर फॉर अ होटल मैनेजमेंट कंपनी। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है। देन उसके बाद एक गेस्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द विजुअल एलिमेंट इन द प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। तो हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोफेशनल रिपोर्ट डिजाइन के बारे में जान लेते हैं, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होती क्या है। अब आपको सबसे पहले तो मैं बताऊंगी आप इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ मुझे सुनना है, गौर से सुनना है, ठीक है। इस पे जो लिखा है वो सिर्फ एज अ नोट्स ही लिखा हुआ है, आप सुनने पे ज्यादा फोकस करें। अब देखो, एक प्रोफेशनल रिपोर्ट या एक बिजनेस ब्राउचर जो भी आप बनाते हैं, ब्रोशर जो होता है तभी इफेक्टिव होता है जब आप उसमें कंटेंट, उसकी फॉर्मेटिंग और आप उसकी जो भी विजुअल डिजाइन होते हैं आप उसको बैलेंस करने की तरफ ध्यान देते हैं। चाहे वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, चाहे वो सेल ब्रोशर हो, चाहे कोई भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, हर एक का जो होता है, हर सेक्शन का अपना फंक्शन और उसकी अपनी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो कंप्लीट पार्ट है ना, ये इसको मैं अलग चैप्टर ही बोलूंगी। इसके अंदर हम जानेंगे कि जो एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। सेल ब्रोशर का डिजाइन करने के लिए आप ग्राफिकल और कंटेंट एलिमेंट का कैसे यूज करेंगे और विजुअल एलिमेंट की इंपॉर्टेंस जो होती है वो कैसे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंपोजिशंस के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसका पर्पस देखेंगे कि जो हमारी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो एक हमारे पास एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड होता है किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग का, उसकी एग्जीक्यूशन का और उसकी आउटकम का, जो भी उसके रिजल्ट आते हैं उसको ये प्रेजेंट करता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर सिस्टम होता है ना, इसलिए सिस्टमैटिक होता है क्योंकि रीडर जो होता है वो आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सकता है और आसानी से जो होता है उसके आउटकम्स क्या आ रहे हैं उनको वो जान सकता है। इसमें हमारे पास प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, इसमें आप डिफरेंट किस्म के मेथड के बारे में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उन मेथड्स और उनके जो रिजल्ट्स आए हैं उनके बाद आपने उसमें क्या डिसीजन लिया और क्या आपने इम्प्लीमेंटेशन की, वो सब कुछ होता है आप इसके प्रोसेसेस में लिखते हैं। उसके बाद इसके रिजल्ट प्रेजेंटेशन, अपने रिजल्ट को कैसे आपने प्रेजेंट करना है एविडेंस के होते हुए, आपने उसके ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट लिखेंगे, फिर उसकी परफॉर्मेंस मैट्रिसेस की तरफ ध्यान देंगे एंड डिलीवरेबल वेरिफिकेशन की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल मेमोरी आ जाती है जिसमें आपने कोई लेसन जो होता है कहीं से लर्न किया होता है, अगर वो आपको याद है वो अंदर इंक्लूड करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस इंक्लूड करेंगे और फर्दर फ्यूचर रिकमेंडेशंस के लिए क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए होती है वो सारी आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। इसके स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बताएंगे हम इसके एलिमेंट का, जिनमें सबसे पहले आप क्या करते हो, एक टाइटल पेज लिखते हो। टाइटल पेज के अंदर आप क्या इंक्लूड करते हो, प्रोजेक्ट का टाइटल, ठीक है, ऑथर, डेट, ऑर्गेनाइजेशन। देन आप फंक्शनल, अगर फंक्शनल पर्पस के लिखना तो आप फॉर्मल एक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ही लिखेंगे। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट लिखते हो जिसमें आपने अपने रिकॉग्नाइजेशन लिखनी होती है या आप अपना किसी चीज को भी थैंक्स कह रहे होते हैं। देन आप कंट्रीब्यूटर लिख रहे होते हैं, आप एक्नॉलेजमेंट के अंदर लिखते हो, यानी आप किसी से शुक्रिया का इजहार करते हो लोगों का जो प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद आप टेबल ऑफ कंटेंट लिखते हो जिसमें पेज वगैरह जो होते हैं हर सेक्शन के पेज नंबर के साथ आप उसका ओवरव्यू दे रहे होते हैं। देन एग्जीक्यूटिव समरी लिखते हो जो एक पेज के ओवरव्यू को, जिसमें सारे प्रोजेक्ट, होल प्रोजेक्ट होता है, हम उसकी ओवरव्यू लिखते हैं, वो आपकी एग्जीक्यूटिव समरी होती है। उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, प्रोजेक्ट का जो बैकग्राउंड होता है, उसके जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसका स्कोप होता है, आप उसको लिख रहे होते हैं। देन मेथोडोलॉजी आता है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट कंडक्ट किया गया है, उसके टूल्स एंड उसकी टेक्निक्स, उसका प्रोसीजर आप अपने मेथोडोलॉजी के अंदर लिखते हैं। देन आप फाइंडिंग एंड रिजल्ट बताते हैं कि जो डाटा और ऑब्जर्वेशंस आए हैं उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, क्या फाइंडिंग्स आएंगे, वो आप अपने इसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद आप जो है डिस्कशन लिखेंगे जिसके अंदर आप क्या करेंगे कि रिजल्ट का जो एनालिसिस होता है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन आपने और जो भी इंटरप्रिटेशन की होती है वो अंदर आप जो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कंक्लूजन की बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों ने बेसिकली जो होती है समरी और जो
आगे फर्दर जो आपने लिखना होता है रिकमेंडेशन के अंदर, जिसमें आपने जो भी रोड मैप बनाना होता है फ्यूचर का, वो आप अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद रेफरेंस आता है। रेफरेंस का मतलब है सोर्स डॉक्यूमेंटेशन, जहां से आपने इंफॉर्मेशन ली है वो आप उसके रेफरेंस में उस डॉक्यूमेंटेशन का सोर्स लिख देते हैं। फिर अपेंडेंसीज आते हैं। अपेंडेंसीज के अंदर आप क्या लिखते हैं कि एक्स्ट्रा मटेरियल, जैसे चार्ट है, फॉर्म्स है, रॉ डेटा है, वो सारा आप जो होता है अपने अपेंडेंसीज के बीच लिखते हैं। ये आपका सेक्शन 1 था कि आप एक रिपोर्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसा कि पास पेपर में क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट ग्राफिकल एंड कंटेंट टू डिजाइन अ सेल्स ब्रोशर फॉर अ होटल मैनेजमेंट कंपनी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो सेल ब्रोशर होता है क्या है, ठीक है। ये वर्ड मेरे मुंह पर नहीं चढ़ता, लेकिन मैं इसको ब्रोचर जो भी बोल रही हूँ। तो सेल ब्रोचर जो होता है ये एक ऐसी मार्केटिंग टूल होता है जो किसी भी कंपनी का या किसी भी सर्विसेज का प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव और इंफॉर्मेशन तरीके से शोकेस करता है। अब देखो, होटल मैनेजमेंट कंपनी के ब्रोशर में आप क्या चीजें इंक्लूड करोगे, आप उसमें दो तरह का आर्किटेक्चर इंक्लूड करोगे। एक उसका आप कंटेंट आर्किटेक्चर बनाओगे और एक आप उसका जो डिजाइन एलिमेंट होते हैं, आप इन दो चीजों से जो होता है अपने होटल मैनेजमेंट का ब्रोशर रेडी करोगे। कंटेंट एलिमेंट की तरफ चले या कंटेंट आर्किटेक्चर की तरफ चले, तो इसमें सबसे पहले आप कंपनी की प्रोफाइल बनाते हैं, जिसमें आपने कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई उसकी हिस्ट्री लिखते हैं, आपका मिशंस क्या है, आपकी कंपनी की वैल्यूज क्या है, वो पर अंदर इंक्लूड करते हैं। मार्केट में इसकी क्या पोजीशन है, आप उसको इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आप सर्विसेज पोर्टफोलियो बनाते हो, ठीक है, जिसमें जैसा कि अगर होटल है तो आप उसमें स्टाफिंग, ऑपरेशंस, इवेंट मैनेजमेंट, उसके बाद आप हाउसकीपिंग, फूड सर्विसेज, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड करते हो। यानी इसमें आपने कोर ऑफरिंग इंक्लूड करनी होती है, जैसे स्टाफ एंड ऑपरेशंस इंक्लूड करने होते हैं। स्पेशल सर्विसेज जो आपने देनी होती है, जैसे इवेंट मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। उसके बाद कस्टम सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि फूड सर्विसेज वगैरह जो होती है, ये सब कुछ जो है वो अंदर प्रोवाइड करोगे अपने सर्विसेज पोर्टफोलियो के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे सोशल प्रूफ। आप इसके अंदर आपने क्लाइंट की टेस्टिमोनियल्स, यानी इसका मतलब होता है कि पहले क्लाइंट का फीडबैक होता है जो कंपनी की क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करता है, वो आपने अंदर इंक्लूड करना है। सोशल प्रूफ में आप ये करेंगे, सम टाइम आप सोशल मीडिया पे चीजें आपने अपने होटल की बुकिंग करते हैं, उस सारी वेबसाइट बना देते हैं, या आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप इनकी जो होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो उन पे क्या फीडबैक आए होते हैं, जिन्होंने ट्राई किया होता है क्लाइंट्स ने, फिर वो उस पर फीडबैक देते हैं। अब वो प्रूफ भी देते हैं, ठीक है, कि भाई ये सबसे बेस्ट होटल है, आप यहाँ पर आकर जो है वो रह सकते हैं। उसके बाद आप केस स्टडिंग हाईलाइट्स करते हैं, इंडस्ट्री की रिकॉग्नाइजेशन बताते हैं। उसके बाद आप करते हैं डिफरेंशिएटर्स। आप डिफरेंशिएटर्स में क्या होता है कि आपके जितने भी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट आप कह सकते हैं कि आपके अभी खास बातें, मतलब कुछ स्पेशल बातें होती हैं जो आपका दूसरी कंपनी से क्या कंपटीशन होता है, आपकी जो होटल है, आपका जो सिस्टम है, वो दूसरी कंपनी से कैसे डिफरेंट होता है, वो डिफरेंशिएटर्स में आ जाता है। इसमें कम्पिटिटिव एडवांटेजेस आ जाते हैं, यूनिक मेथोडोलॉजीज आ जाती हैं, एंड प्रॉपर्टी जो सिस्टम्स आ जाते हैं इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आता है कॉन्टेंट प्रोटोकॉल। अब जो कॉन्टेंट प्रोटोकॉल होता है, इसके अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपका फोन नंबर हो गया, आपकी ईमेल होगी, आपकी वेबसाइट होगी, एड्रेस हो गया, क्यूआर कोड हो गया, आप सारी चीजें जो होती हैं हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ कॉल टू एक्शन आते हैं, जैसे आप कॉल कर सकते हैं हमें आज, आप इस तरह करके लिख सकते हैं कि अभी बुकिंग फ्री है, आप आए, फ्रीली कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बुक कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। यानी जब आप अपना कॉन्टेक्ट देते हैं तो साथ में ऐसी चीजें लिख सकते हैं, जैसे कॉल अस टुडे, फिर आप अपना साथ में वो फोन नंबर दे देते हैं, बुक का फ्री कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है, यानी कि आप फ्रीली जो होते हैं वो बुकिंग करें, उसके लिए वो आपको एड्रेस बता देते हैं, फिर आप कहते हैं, वो कहते हैं विजिट आवर वेबसाइट, वो आपको अपनी विजिट जो वेबसाइट होते हैं वो बताने का बोल देते हैं। तो ये सारी चीजें आपके कॉन्टेक्ट प्रोटोकॉल के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम विजुअल डिजाइन एलिमेंट्स की बात करें, जिसमें आप ग्राफिकल वे में अपनी जो है वो डिजाइन तैयार कर सकते हैं, तो जिसमें आप ब्रांड की आइडेंटिटी बताते हैं, जिसमें लोगो होता है, ठीक है, प्लेसमेंट होती है, कलर प्लेट्स होते हैं, यानी कंपनी का लोगो जो थीम कलर्स होता है, जैसे ब्लू है, ग्रे है, लग्जरी इमेजेस, आप सारी इन चीजों के लिए करते हैं। उसके बाद आप फोटोग्राफी कैसे ऐड करते हो, होटल का इंटीरियर, सर्विसेज, इलेक्शन, सेटिस्फाई क्लाइंट, इन सब की आप फोटो लेकर जो होता है ना, वो आप वहां पर जो है हाई रेजोल्यूशन सर्विसेज इमेज होता है वो आप प्रोवाइड कर देते हैं, आप इमोशनल कनेक्शन बना देते हैं फंक्शनली तौर पे। उसके बाद आपने आइकनोग्राफी करनी होती है, यानी हर सर्विसेज के साथ स्मॉल आइकन, जैसे रूम सर्विसेज के साथ रूम का आइकन, क्लीनिंग आइकन, इस तरह करके जब आप
प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आप डाटा विजुअलाइजेशंस होती है, जिसमें आप क्या करते हो कि अगर आपका कोई भी स्टैटिस्टिक्स या डाटा प्रेजेंट करना हो तो आप चार्ट, ग्राफ, इन सब चीज़ों का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लेआउट स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपने कॉलम, स्पेसिंग, बॉर्डर्स और हेडिंग वगैरह जो होती है, ये सारा करके आपने लेआउट देना होता है। ठीक है, ग्रिड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके बाद आप टाइपोग्राफी सिस्टम होता है, जिसमें अपना जो भी फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल होता है ना, आपकी हेडिंग का, बॉडी का, ये फॉन्ट स्टाइल होता है जो रीडेबिलिटी को एनहेंसमेंट करते हैं, ये आप इंक्लूड कर लेते हैं अपने जो ग्राफिकल एलिमेंट्स में होते हैं। अब यहाँ पर आता है आपका सिंपल ब्रोशर लेआउट करेंगे। सबसे पहले आपने एक फ्रंट कवर बनाना होता है। ठीक है, फ्रंट कवर में आप क्या कहते हैं, कोई आई कैचिंग इमेज बनाते हैं होटल की, उसका लोगो लगाते हैं और स्लोगन लगा देते हैं। फिर आपने इनसाइड द स्प्रेड, यानी कि आपने लेफ्ट पैनल बनाना होता है, जिसमें आपने अपनी कंपनी के अबाउट आवर कंपनी, अपनी कंपनी का ओवरव्यू देना होता है। ठीक है, उसके बाद आपने इनसाइड स्प्रेड राइट पैनल बनाना होता है। राइट पैनल में आपने क्या करना होता है, आपकी क्या सर्विसेज हैं और आइकन के साथ आपने बनाना होता है। उसके बाद आप बैक साइड बनाते हैं, बैक पैनल, उसमें क्या करते हैं कि जो भी टेस्टिमोनियल होते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, वो बनाते हैं। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा ना कि आपके घर जो होते हैं वो पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले आते हैं, तो आपको वो एक ब्रोशर देकर जाते हैं। ठीक है, या आपको कहीं भी कुछ लोग आते हैं, वो अपने होटल की या अपने रेस्टोरेंट की जो एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए आते हैं कि आपको होम डिलीवरी भी मिलेगी, ऐसा सब कुछ मिलेगा। तो आपने देखा होगा वो कुछ इस तरह से बना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 पेजेस होते हैं इस तरह करके। जो इसका पहला वाला पेज होता है ना, जब हम इसको हम एक तरह से बंद कर देते हैं, लेकिन बंद करने पे जो आपको फ्रंट पे नजर आ रहा होता है ना, वो उसका फ्रंट पैनल होता है। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया होता है, आपने रेस्टोरेंट की पिक्चर लगाई होती है। अगर पिज्जा शॉप है, पिज्जा हॉट है, तो वहाँ पे पिज्जा की लगाएंगे, ऊपर वो सारा फॉन्ट वगैरह जो होता है अच्छे से बना कर देंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने पर फिर आपका लेफ्ट पैनल होता है। ठीक है, जिसमें सारी जो है उन्होंने अपनी जितना भी आपका कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है वो लिखी होती है। फिर आता है राइट पैनल, तो राइट पैनल के अंदर उन्होंने क्या किया होता है, सर्विसेज दी है। जैसे पिज्जा है तो उसका उन्होंने साथ प्राइस लिख दिया है, जिंगर है उसकी उन्होंने प्राइस लिख दिया, साथ में यहाँ पे उन्होंने आइकन्स भी बनाए होते हैं। ठीक है, इसी तरह करके डिफरेंट सर्विस। जब आप इसको बंद कर देते हैं ना, फोल्ड कर देते हैं, तो आपको एंड पर जो होता है उनकी जो कॉन्टेक्ट इन्फो होती है, सोशल मीडिया में कहाँ कहाँ पे वेबसाइट है उनकी, क्या है उसको, इंस्टाग्राम वगैरह सारा जो होता है उन्होंने एड्रेस दिया होता है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दी होती है। ठीक है, ये आपका ब्रोशर होता है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे विजुअल कम्युनिकेशन इन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। मोस्टली जो विजुअल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना आपको, उसमें आता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द विजुअल एलिमेंट इन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे इसकी एक कॉग्निटिव वैल्यू ऑफ द विजुअल एलिमेंट्स की देखेंगे। तो विजुअल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि आपको पता है, आपके चार्ट्स हो सकते हैं, आपके इमेजेस हो सकते हैं, आपके ग्राफ हो सकते हैं, आपके टेबल हो सकते हैं, आइकन्स हो सकते हैं, फॉर्मेटिंग हो सकती है। जो सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि एक फंक्शनल और इंफॉर्मेटिव रोल प्ले करता है, वो आपके विजुअल एलिमेंट्स होते हैं। अब इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले आता है अटेंशन मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं, ये आपके जितने भी रीडर्स होते हैं उनकी अटेंशन को ग्रैब कर लेते हैं। कलरफुल और ऑर्गेनाइज जो विजुअल डॉक्यूमेंट होता है ना, वो किसी भी चीज को बोरिंग नहीं बनाता है। ठीक है, वो रीडर को मजबूर करता है कि वो अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करता है, कि उसको पढ़ने पे वो मजबूर हो जाते हैं, और अगर उनको अच्छा लगता है तो देन वो वहां से खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ एक होटल मैनेजमेंट की। उसके बाद हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है कि सिंपल जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है, कई कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना, ताकि जो टेक्स्ट में मुश्किल ना हो, लेकिन डायग्राम या चार्ट से वो बात जो होती है वो उन्हें आसानी से समझ आ सकती है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है कि वो विजुअली जो होते हैं पैटर्न बना के इंफॉर्मेशन को इजीली जो होता है वो आगे प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल इन्हेंसमेंट आती है, जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं कि जितने भी आपके जितने भी टेक्निकल कंपीटनेस आ जाती हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स आते हैं, यानी कि जितने भी आपके जो बड़े बड़े टेक्स्ट ब्लॉक्स होते हैं, उन सबको वो छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि रीडर जो होता है ज्यादा देर तक फोकस्ड रहे। फिर जो डिफरेंट ग्राफ या चार्ट्स होते हैं, इन सब को, फिगर्स को समराइज किया जाता है, फिर विजुअल फॉर्मेट में उन्हें दिखाया जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ टूल्स होते हैं जिनका यूज करके हम लोग जो होते हैं इसको बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है चार्ट, फिर टेबल, फिर आइकन, फिर फोटोग्राफी, फिर फ्लो चार्ट, फिर आपकी डायग्राम। ठीक है, इमेजेस, आइकन, ये सारे जो होते हैं ये आपके विजुअल टाइप्स के अंदर यूज होते हैं, और आप जानते हैं कि हम इनका यूज कहाँ पे और कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे विच इज़ द प्लेजरिज्म, किटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब क्योंकि अब जिस सेमेस्टर में हम लोग हैं, हमें प्लेजरिज्म, किटेशन, बिब्लियोग्राफी इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई है कि इनसे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन आएगा हम लिख लेंगे। तो मैं आपको सिर्फ सिंपल तरीके से इनको एक्सप्लेन करूंगी, कोई भी डाटा आपको कॉम्प्लेक्स शो नहीं कराऊंगी। तो सबसे पहले होता है डिफाइन द प्लेजरिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्निकल राइटिंग एंड हाउ इट कैन बी अवॉइडेड। अब देखो, जब आप प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि किसी और का जो रिटन कंटेंट होता है, रिसर्च होती है, या किसी की फिगर, इमेजेस या कोई भी आइडिया होता है, जब आप विदाउट उसकी परमिशन के आप अपने रेफरेंस या उसके रेफरेंस का लिखे बगैर जब आप अपना नाम लेकर उसको यूज कर रहे होते हैं ना, तो उसको हम लोग प्लेजरिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब जैसा कि वो आपका अपना आइडिया हो, आप ऐसे लिख रहे होते हैं, लेकिन हालांकि वो किसी और का होता है, तो वो प्लेजरिज्म होता है। अब टेक्निकल राइटिंग में अगर प्लेजरिज्म की बात करते हैं, टेक्निकल राइटिंग के कॉन्सेप्ट में, तो बहुत सीरियस इशू बन जाता है जब टेक्निकल रिपोर्ट के फैक्ट्स और रिसर्च, क्योंकि आप जानते हैं कि जो टेक्निकल राइटिंग होती है वो बेस ही कर रही होती है किसी फैक्ट के ऊपर, किसी रिसर्च के ऊपर। तो इनमें हमें एक्यूरेसी और ऑनेस्टली चाहिए होती है। जब भी टेक्निकल वे में आप काम करते हैं, हमेशा आपने दूसरों का ट्रस्ट जीतना होता है। उसके लिए आपको अपना काम करना होता है, आपको अपनी ऑनेस्टी चाहिए होती है। कभी भी आप दूसरे का डाटा उठा के ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये मेरा अपना डाटा है, तो ये तो प्लेजरिज्म में आ जाता है। लेकिन टेक्निकल वे में आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। ठीक है, विदाउट किसी भी रेफरेंस का डाटा यूज करना, इसको मिसलीडिंग हो सकता है। ठीक है, ये होता है टेक्निकल राइटिंग में प्लेजरिज्म क्या होता है। अब प्लेजरिज्म की अगर मैं बताऊं ना, इसकी टाइप्स क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई डाटा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, किसी रिसोर्सेज से पूरा टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं और फिर आप उसको अपना कह देते हैं। फिर पैराफ्रेजिंग होती है, उसमें किटेशन ऐड नहीं करते हैं। जैसे लैंग्वेज चेंज करके आइडिया आप यूज कर सकते हैं विदाउट किसी भी सोर्स को मेंशन किए। आप ये तो कह सकते हैं ना कि मैंने इस यहाँ से आइडिया लिया है, आप किटेशन ऐड करें। उसके बाद इम्प्रॉपर कोटिंग होती है। इसमें क्या होता है, जो कोट आप लिखते हैं, आप उसमें जो कोटेशन मार्क्स होते हैं, जैसे अगर आपने किसी का एग्जैक्ट कोड लिखा है, आप उसके अंदर ये कोटेशन मार्क्स जो होते हैं वो आप ऐड नहीं करते हैं। तो इसके अंदर आप सारा डाटा लिख रहे होते हैं, तो तब वो भी प्लेजरिज्म का वो इशू बन जाता है। उसके बाद आप किसी इमेजेस को या टेबल को बगैर किसी भी क्रेडिट के आप यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट जब आप कैपकट के ऊपर एडिटिंग करते हैं, तो जब आप उस एडिटिंग में से कुछ जो टेम्पलेट्स होते हैं आप उनका यूज करते हैं, जब आप उनको अपने यूट्यूब चैनल पर यूज कर रहे होते हैं ना, तो समटाइम कॉपीराइट का इशू आता है, वो भी प्लेजरिज्म के इशू में ही आता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हम इनसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको किटेशन का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी और की इंफॉर्मेशन, थ्योरी या रिसर्च यूज करते हैं, तो सोर्सेज का जो नाम होता है, जो पब्लिकेशन की जो डिटेल होती है, वो आपने जरूर अंदर इंक्लूड करनी है। जो पैराफ्रेसिस होते हैं, आपने उनको क्लियरफुली जो है, केयरफुली जो है आपने पढ़ना होता है, ताकि अगर आप चाहते हैं कि डाटा आपका अपना हो जाए, तो आप उसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। उसके बाद आपने कोटेशन मार्क, जहां पे आपने एग्जैक्ट सेंटेंस लिखना होता है। जैसे अगर कायदे आजम ने कोई कोट्स बोले थे, ठीक है, तो आप उसको जो है, जैसे वर्क वर्क एंड वर्क, तो आप क्या करोगे, उसको आप इस कोटेशन मार्क के अंदर लिखोगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी इंसान ने एग्जैक्ट बोला हो और आपने जो राइटिंग के अंदर आप इंक्लूड कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर कोटेशन मार्क का जरूर यूज करोगे। आपने जो बिब्लियोग्राफी होती है उसको मेंटेन करना है अपने काम के साथ। यानी जब आप रिसर्च कर रहे हो, तो हर सोर्सेज का आपने रिकॉर्ड रख लेना है, ताकि बाद में जो रेफरेंस होता है वो आपके लिए कंप्लीट हो जाए। फिर आप कुछ प्लेजरिज्म चेकर टूल्स आते हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्रामरली है, और इसके अलावा और भी बड़े ज्यादा टूल्स आपको गूगल करने पे मिल जाएंगे प्लेजरिज्म के, आप उनका इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्लेजरिज्म से अवॉइड करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द किटेशन इंपॉर्टेंट इन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। होप सो प्लेजरिज्म यू विल बी क्लियर। अगर आपको ये प्लेजरिज्म वाला क्लियर हो गया ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको समझ आ गई और आप पहले से भी इसको जानते थे। अब हम देखेंगे व्हाट इज किटेशन इंपॉर्टेंट इन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। अब किटेशन क्या होती है, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप किसी भी सोर्सेज या ऑथर का ऑफिशियली मेंशन करना, जहां पे आपको अपना कोई आइडिया, डाटा या कोट लिया हो, यानी आप अपने आइडियाज के अंदर जब किसी और के सोर्सेज से डाटा उठा के यूज करते हैं, तो आपने उसको मेंशन करना होता है, वो आपकी किटेशन होती है। ठीक है, टेक्निकल डॉक्यूमेंट के अंदर इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप ओरिजिनल लिखते हैं, किसी के ऑथर का नाम लिख देते हैं, उसका रेफरेंस लिख देते हैं ना, तो एक तो ये आपके प्लेजरिज्म से अवॉइड करने में हेल्प करता है, राइटर की क्रेडिबिलिटी को इनहेंस करता है, अगले का ट्रस्ट बढ़ता है कि भाई इसने अगर किसी से लिया है तो उसने साथ में उसका रेफरेंस भी लिखा है। ठीक है, फिर जो रीडर्स होते हैं उनको वेरिफिकेशन हो जाती है, उनको ज्यादा जो है वो
पढ़ने को सीखने को मिल जाता है। वो जाकर भी वहाँ उस रेफरेंस के थ्रू जाते हैं और जाकर भी वहाँ से उनका डाटा भी जो है वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर इस बिब्लियोग्राफी की बात करूँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक सेक्शन होता है जो रिपोर्ट के एंड में दिया जाता है, जहाँ पे जो राइटर होता है ना वो उन तमाम सोर्सेज को लिस्ट करता है जो उन डॉक्यूमेंट के लिखने में यूज होते हैं। जैसे कि बुक्स हैं तो कौन सी बुक है उसका नाम लिख देंगे, आर्टिकल है, जर्नल्स है, वेबसाइट है, रिपोर्ट्स है, जहां से भी आपने जो है वो डाटा लिया होगा आप वो अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट पे जो है ना वो उनको इंक्लूड कर देंगे। अब ये जो बिब्लियोग्राफी होता है ना, ये आपके जो कोटेशन होता है ना इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि कोटेशन जो होता है वो सिर्फ सोर्सेज होती है जहां पे आप डायरेक्टली रिपोर्ट में मेंशन करते हैं, लेकिन बिब्लियोग्राफी में आप इनडायरेक्ट सोर्सेज भी इंक्लूड कर सकते हैं। कोई भी रिसोर्सेज होता है आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप सो ये वाला टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है विच इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं विच इज़ ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ओवर द रिटन कम्युनिकेशन। यानी जो आप लिखने की बजाय जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होती है इसकी इंपॉर्टेंट क्या होती है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पास पेपर में भी आया हुआ है। हाउ हैज़ ईमेल इम्प्रूव द बिजनेस कम्युनिकेशन। आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यू नो व्हाट आप ईमेल को ही बोलते हैं। तो इतना सारा जो है ये कॉन्टेक्ट जो है इसको पढ़ने की बजाय अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे सुनने पर तो आपको ज़्यादा बेस्ट समझ आएगी। सबसे पहले तो मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है ये होता क्या है, क्योंकि आजकल जो डिजिटल ईरा चल रहा है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बिजनेस और जो आपके टेक्निकल कम्युनिकेशन होती है इसका एक कोर पार्ट बन चुका है। जहाँ पहले सब कुछ रिटन लेटर के जरिए होता था, अब सब कुछ ईमेल्स के थ्रू, ठीक है, इंस्टेंट मैसेजेस के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू, इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोग रियल टाइम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होती है जो डिजिटल तौर पे होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ना सिर्फ आपकी स्पीड को इंक्रीज कर रही है बल्कि कॉस्ट को, एफिशिएंसी को, ग्लोबल एक्सेस को भी बहुत ईजी बना रही है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें इसके कंपैरेटिव एनालिसिस में हमारे क्वेश्चन में था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है वो ओवर द रिटन कम्युनिकेशन जो होती है वो कैसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि स्पीड एंड इंस्टेंट डिलीवरी में, ट्रांसमिशन सिस्टम में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल रिटन कम्युनिकेशन था, जब हम लेटर लिखे थे, मेमोज लिखते थे, उसमें दिनों लगते थे, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसा कि आप जानते हैं कि ईमेल जो होती हैं, व्हाट्सएप होती हैं, ये सेकंड में मैसेजेस को डिलीवर कर देते हैं। बिजनेस में फास्ट रिस्पॉन्स से डिसीजन भी हम तेजी से ले सकते हैं, ठीक है। रियल टाइम में हम लोग सारा डेटा एक्सचेंज कर रहे होते हैं, आपको डिसीजन मेकिंग में भी आप फौरन से ले सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। टाइम सेंसिटिव नोटिफिकेशन भी डिलीवर कर सकते हैं कि अगर आप टाइम या कुछ चाहिए होता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, आप उसको ले लेते हैं। उसके अलावा ये आपके जितने भी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब कि रिटन कम्युनिकेशन में आपकी जो स्टेशनरी है, पोस्टेज है, प्रिंटिंग है, इन सब का खर्चा बहुत हो जाता था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में सिर्फ आपको इंटरनेट और डिवाइस के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगानी पड़ती है, इसलिए हमें ये इकोनॉमिकली भी आपको सबसे बेस्ट समझा जाता है। उसके बाद हम थर्ड वन की बात करेंगे, ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी, यानी ईमेल या मैसेजेस होते हैं वो एप्स के जरिए ऐप की दुनिया को किसी भी कोने में जो होती है वो ले जाती है। अगर आप एप्स यूज कर रहे हैं तो 24/7 आप किसी भी जगह पर जो होते हैं, किसी भी टाइम जोन के क्रॉस आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपके लैंग्वेज ट्रांसलेशन इंटीग्रेशन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी और से बात कर रहे हैं जिसकी लैंग्वेज आप नहीं जानते तो आप इजीली उससे भी चैटिंग कर सकते हैं, आप उसके साथ भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप सिंपल लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करते हैं तो आप लोग जो होते हैं इजीली एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं, अपने बिजनेस को भी चला सकते हैं। उसके अलावा आपके जो मल्टीमीडिया एंड कंटेंट फ्लेक्सिबिलिटी में भी हेल्प करती है, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन सिर्फ टेक्स्ट तक ही लिमिटेड होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आप इमेजेस, डॉक्यूमेंट, वीडियोस, लिंक, स्प्रेडशीट सब कुछ भेज सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को आपको ज्यादा इम्पैक्ट देता है, आपको ज्यादा अच्छा जो होता है वो इन्फॉर्मेशन जो है एक जगह दूसरी जगह शेयर करने में हेल्प करता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड रिट्राइवल की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि आपकी इजीली आप जो होते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करा सकते हैं और इजीली उसको सर्च भी कर सकते हैं। अब ईमेल्स और चैट के जो डिजिटल फॉर्मेट में आप इसको स्टोर करते हैं और बाद में जब दिल चाहा आप इनको सर्च करके पढ़ भी सकते हैं, जबकि रिटन फाइल में आपको उनको ढूंढना भी मुश्किल होता है कि आपने किस जगह पर किस फाइल के अंदर आपने अपना ये लेटर रखा होगा, कहाँ पे आपने रखा होगा, ठीक है। ये चीजें जो होती है ना ये आपकी ट्रेडिशनल में थी, लेकिन अब जो है वो इंफॉर्मेशन को आप मैनेज भी कर सकते
सकते हैं, उसको ईजिली स्टोर भी कर सकते हैं। आप अगर आपसे वो खो भी जाते हैं, कहीं गुम हो जाता है, तो आप ईजिली उसका बैकअप भी रख सकते हैं। उसके अलावा इसमें इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन डायनामिक्स भी होती हैं, मतलब कि देखो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे आप इंस्टेंट रिप्लाई कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, रियल टाइम में आप जो होता है डिस्कशन कर सकते हैं, जो रिटर्न लेटर में पॉसिबल ही नहीं होता था। रिटर्न लेटर में आप एक लेटर भेजते थे, आपको दिनों इंतजार करना पड़ता था, इंतजार करने के बाद जाकर फिर आपको उसका रिस्पॉन्स आता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप मैसेज भेजते हैं, अगर अगला ऑनलाइन है तो फौरन से आपको रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे कि ईमेल जो होती है वो ट्रांसफॉर्मेटिव बिजनेस टूल्स में कैसे यूज की जाती है। तो आपकी कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को इनहेंस करती है। दूसरा, ये आपके जो भी फॉर्मेट जो होता है आपको इजीली आपको जो है वो प्रोवाइड कर देती है। आप यानी कि देखो, जब आप ईमेल लिख रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको देते हैं आप यहाँ अपना सब्जेक्ट लिखें। आप यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है आपको ऑटोमेटिकली देते हैं कि आप यहाँ पर लिखें। आप उसको बॉडी दी जाती है कि आप यहाँ पर बॉडी में लिखें। जहाँ इमेज ऐड करनी होती है वो नीचे आपको अटैचमेंट सिस्टम दिया जाता है, वहां से आप गूगल से, गैलरी से, जिन से भी इमेज होते हैं वो निकाल कर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा कुछ टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो रूटीन कम्युनिकेशन में आपको यूज होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटीज भी रखते हैं, और इसके अलावा टाइम जो होते हैं आपके उसको सेव कर लेते हैं। तो यही मोस्टली बातें जो थी आपकी ईमेल से रिलेटेड थी। तो आई होप सो ये आपको समझ आया होगा। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, अब हम अपना एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ द क्रॉस रेफरेंसिंग टेक्निक। तो क्रॉस रेफरेंसिंग का मतलब होता है कि जो डॉक्यूमेंट होता है उसके एक पार्ट से आप दूसरे पार्ट तक जो लिंक होता है या रेफरेंस देना होता है, ताकि आप जो रीडर होते हैं वो इजीली उस इंफॉर्मेशन तक जा सके, वो क्रॉस रेफरेंसिंग होती है। यानी क्रॉस रेफरेंसिंग कुछ इस तरह से आप क्रॉस कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये लाइन जा रही है ना, इस पे लाइन पे एंड पे लिखा होगा कि आप जो है फॉर एग्जाम्पल 2.1 पे जाएं, आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2.1 ये है, तो आप वहां तक पहुंच जाते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो ये आपका जो नेविगेशन सिस्टम होता है ये इसको आसान बनाता है, यानी एक जगह से इजीली जो है तो आप नेविगेट कर सकते हैं। हर जगह सेम चीज लिखने की बजाय अगर आप सिर्फ उस चीज का, उस जगह का रेफरेंस दे देते हैं, जैसे अक्सर आपने देखा होगा ना, जैसे सी फिगर 3.2 फॉर मोर इंफॉर्मेशन, या आप अपेंडिक्सेस ए भी लिख देते हैं, या एज अ डिटेल इन सेक्शन v.b। आप इस तरह करके जो लिखा होता है ना, ये आपका क्रॉस रेफरेंस होता है। अक्सर डॉक्यूमेंटेशन में, अक्सर बुक्स के अंदर भी आप देखते हैं कि लिखा होता है कि अगर आपने, जैसे अभी ये पूरा पैराग्राफ लिखा है, फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ के आगे लिखा जाएगा कि सी द फिगर 3.2, और आप क्या करोगे, ढूंढोगे 3.2 कहाँ है, और 3.2 फिगर के ऊपर जो है आप सिंपली चले जाओगे। ये नहीं कि आप जो होते हैं इस एटलीस्ट उसने बता तो दिया ना कि इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इस पर चलेंगे, उसको हम बोलते हैं क्रॉस रेफरेंसिंग टेक्निक। यानी किसी भी और जगह का, किसी भी और इंफॉर्मेशन का डॉक्यूमेंट पर रेफरेंस देना, उसको हम लोग क्रॉस रेफरेंस टेक्निक कहते हैं, जिस पर हम इजीली जो होते हैं वो नेविगेट कर जाते हैं। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक करें एंड तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।